नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आशापूर्णा देवी जी द्वारा रचित उपन्यास श्रावणी का पूरा उपन्यास केवल 2 अध्याय में। पहले अध्याय के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और पार्ट 2 में पार्ट 1 का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रावणी उपन्यास, लेखिका आशापूर्णा देवी। सुबह तक इस गृहस्थी का रंग ढंग रोज दिन के समान था, और जब हॉल में टंगी घड़ी में 8:17 हुए तब भी गृहस्थी का पहिया यथानियम ही चल रहा था। पौ फटते ही माली ने बगीचे में पानी दिया, नत्थू सिंह ने आकर गैरेज खोला, और वह छोकरा जिस पर दोनों गाड़ियों की धूल झाड़ने और धोने आदि का जिम्मा था, अपने काम में लग गया था। 8:17 पर रसोई की रूपरेखा जैसी होनी चाहिए थी वैसी ही थी। घड़ी के कांटों के कठोर निर्देश में लोक मोहन की गृहस्थी का पहिया रोज की तरह जिस दिन भी उस घटना के घटने के पहले तक प्रतिदिन के नियम अनुसार ही चल रहा था। पर उस घटना को ठीक 8:17 पर जैसे घटना ही था, अचानक आकस्मिक रूप से सब कुछ बंद हो गया। पर नहीं, हॉल में टंगी उस खानदानी घड़ी की सुइयां अभी भी नहीं रुकी थी। कुछ बंद हो गया था तो लोक मोहन की गृहस्थी का चालू पहिया एक जबरदस्त धक्के से मानो अचानक ही उसकी गति रुक गई। तप्त रक्तवाही एक सजीव हृदय की गति अचानक ही बंद हो गई थी, और उसके साथ ही लोक मोहन के घर संसार पर घने बादल छा गए थे। रोगी को देखकर डॉक्टर स्तब्ध रह गए थे। नाड़ी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वे स्तब्ध मौन दृष्टि से केवल क्षण भर के लिए संज्ञाहीन निर्लिप्त चेहरे को देखते रहे थे। पर लोगों को लग रहा था कि डॉक्टर युग युगांतर से निचेष्ट भाव से ही रोगी के सम्मुख खड़े थे। डॉक्टर साहब, आप नाड़ी क्यों नहीं देख रहे? और फिर अचानक गिद्ध के पंजों में फंसी एक गुरैया की भांति एक मार्मिक आंत्रनाद सुनाई पड़ा, और यह आंत्रनाद तीर की भांति डॉक्टर के कानों में जा विधा, फिर कान से पूरी चेतना में फैल गया। डॉक्टर लोक मोहन के पारिवारिक चिकित्सक थे। परिवार के सभी के गले की आवाज से परिचित भी थे। फिर भी इस क्षण उन्हें लगा कि यह कोई अपरिचित आवाज है। उनकी एक उदास दृष्टि उस आंत्रनाद को खोजने के लिए सारे घर के लोगों पर दौड़ गई। इस दुखद माहौल में विश्व मोहन का निष्प्राण शरीर पड़ा हुआ था। शव के चारों तरफ के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। नौकर चाकर से लेकर गाड़ी के ड्राइवर तक आ जुटे थे। मोहल्ले के 2-4 जन भी आ पहुंचे थे। भीड़ छटने के लिए अगर इस समय डॉक्टर साहब भी कोई कड़ा आदेश देते, तब भी ये लोग वहां से हिलने वाले तो नहीं थे। कभी विश्व मोहन के इस सजे संवरे कमरे में उसके खास नौकर बिष्टू के अलावा और कोई झांकने तक की हिम्मत नहीं कर सकता था। पर आज यहाँ आने में कोई बाधा नहीं थी, सबको जैसे छूट मिल गई थी। गंभीर स्वभाव का विश्व मोहन आज अपनी सारी गंभीरता छोड़कर असहाय शिशु की भांति पड़ा रहकर उनके साहस को मानो समर्थन दे रहा था। सभी चुप थे। डॉक्टर को लगा इस निस्तब्ध भीड़ की आकुलता और उत्कंठा का आवेग एक तीक्ष्ण बाण की भांति उसे बींधने को तैयार है। यह बाण उस महत्वपूर्ण प्रश्न का बाण था। प्रश्न का यह बाण इसी प्रतीक्षा में था कि डॉक्टर कब विश्व मोहन की नाड़ी से हाथ हटाए। लगता था जैसे ही वह समय पूरा हो जाएगा, अर्थात नाड़ी के स्पंदन के अनुभव की भूमिका खत्म होते ही वह तीक्ष्ण बाण डॉक्टर पर छूट पड़ेगा। क्या देखा आपने डॉक्टर साहब? ऐसी स्थिति में किस हिम्मत से डॉक्टर रोगी की नाड़ी देख भी सकता है, और पर बिना देखे उपाय भी क्या था? कोई आहत पक्षी अपने पंखों को पछाड़ता हुआ पूछ रहा था, आप नाड़ी क्यों नहीं देख रहे डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने आंखें उठाई। आवाज विश्व मोहन की मां अनुसुईया की थी, जिसकी चिकित्सा के लिए डॉक्टर को महीने में 3-4 बार तो आना ही पड़ता था।
विश्व मोहन के पत्थर से स्थिर पड़े हुए हाथ को डॉक्टर ने अपनी 3 उंगलियों से दबाया, पर जहाँ प्रतिदिन हर पल जीवन रहता था, कहता था मैं हूँ, वहाँ आज जीवन का स्पंदन नहीं है। नाड़ी पर हाथ रखे असहाय दृष्टि से डॉक्टर ने विश्व मोहन के पिता लोक मोहन की तरफ देखा। पत्थर की तरह मजबूत सेहत है लोक मोहन की। उनके लिए कभी भी डॉक्टर को इस घर में आना पड़ा है या नहीं, यह तो शायद डॉक्टर भी सोचकर ही बता सकते थे। डिस्ट्रिक्ट जज के पद से रिटायर होने के बाद वे अब सचिवालय में किसी ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित थे। चाल ढाल और व्यवहार से इस प्रौढ़ावस्था में भी उस ऊंचे पद की गरिमा झलकती थी। पर आज लोक मोहन पूर्णतः बदले हुए से लगते थे। आज उनके चेहरे पर ऊंचे पद का परिचय नहीं लिखा हुआ था। चेहरे पर जीवन भर दूसरों के बारे में फैसला देने वाले जज की भी कोई छाप नहीं थी। आज उनका चेहरा एक वृद्ध का चेहरा था। आतंकित और विचलित आंखों में अजीब सा सूनापन था। डॉक्टर की असहाय दृष्टि के सामने पड़कर उनकी शून्य दृष्टि अनंत शून्य में डूब गई थी। डॉक्टर की आशंका व्यर्थ गई। जो जहां खड़े थे मूर्तिवत खड़े रहे। किसी ने नहीं पूछा मरीज का क्या हाल है डॉक्टर बाबू, क्योंकि सभी समझ गए थे कि प्रश्न करने लायक अब कुछ रहा ही नहीं। डॉक्टर की उस असहाय दृष्टि में ही सब अपना उत्तर पा गए। किसी ने कुछ नहीं पूछा। सिर्फ विश्व मोहन पर से जब डॉक्टर ने अपना हाथ हटा लिया तब एक और पक्षी ओ माँ कहकर बिलख उठा। बस एक बार से अधिक वह शब्द फिर उच्चारित नहीं हुआ। आंत्रनाद करने वाली ने केवल विश्व मोहन के निष्प्राण शरीर पर गिरकर उसमें अपना मुंह छिपा लिया। वह थी विश्व मोहन की प्यारी पत्नी श्रावणी। लज्जा और संकोच का प्रश्न तो खो ही गया था। फिर सर्वनाश के चरम मुहूर्त पर लज्जा की जगह ही कहाँ थी। लज्जा, भय, शर्म, संकोच और सभ्यता का आश्रय जिस चेतना में रहता है, इस आकस्मिक आघात से श्रावणी उस चेतना को खो बैठी थी। डॉक्टर की राय के पहले एक 16 आने आशंका के बीच भी एक क्षीण आशा रह गई थी। भाग्य और ईश्वर पर थोड़ा सा भरोसा रह गया था। अब वह आशा और विश्वास की जड़ी उखड़ गई थी। अपनी चेतना खोकर निढाल पड़ जाने के अलावा और क्या करने की शक्ति उसमें रह गई थी। ताज्जुब तो यह था कि चीर रुग्णा अनुसैया ने अपने होश संभाल लिए थे। सुगठित स्वस्थ यौवना श्रावणी अपनी चेतना खो बैठी थी। शायद ससुर लोक मोहन की आंखों के अनंत शून्य की छाया में श्रावणी ने अपने जीवन के भविष्य को देखा था, और उसी शून्य में उसकी सांस रुक गई थी और वह बेहोश हो गई थी। पति की मृतदेह पर वह भी मृतवत ही पड़ी रही। किसी ने उसके मुंह पर पानी के छींटे नहीं डाले, उसे उठाने की कोशिश में नहीं की। क्या सभी लोग आज यह भूल बैठे थे कि श्रावणी कितनी कीमती है? लोग भूल गए थे कि लोक मोहन की बड़ी स्नेह और आदर की पुत्र वधू थी वह। विश्व मोहन की बड़े सुख और प्यार की पत्नी थी वह। इस क्षण क्या यह भी लोग भूल गए थे कि अभी तो शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। विवाह की पहली वर्षगांठ धूमधाम से मनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। हो सकता था इस क्षण किसी को ये बातें याद ही नहीं पड़ रही हों। थर्मामीटर का पारा ठंडे पानी में अचानक ही बहुत नीचे गिर जाता है। क्या उसी तरह श्रावणी का सम्मान देखते ही देखते कम हो गया? विश्व मोहन का गर्म शरीर एकाएक ठंडा पड़ गया था इसलिए, या फिर ममतावशी लोगों ने उसे इस तरह चेतनाहीन छोड़ रखा था? चेतना के जगत में उसे लौटाने का अर्थ ही तो था उस असीम दुख के आगे असहाय खड़ा कर देना। क्या लाभ इससे? अनुसुईया के महीन रुग्ण गले के विलाप के आगे श्रावणी का नीरव दुख मानो दब गया। अनुसुईया रो रो कर कर्रा रही थी। अरे अरे अरे, यह क्या हो गया? अरे मेरा सोने जैसा लड़का सुबह बिस्तर से रोज की तरह भला चंगा उठा, अभी तो यहाँ बैठकर चाय पी थी, उसे एकाएक क्या हो गया? किसने क्या कर दिया? इसलिए तो मेरा बच्चा फिर उठा ही नहीं, खाया ही नहीं, माँ कहकर पुकारा नहीं। एक बार फिर आँख खोल बेटा, बेटा एक बार तो देख, 7 दुनिया ढूंढकर तेरे लिए बहू लाई थी, उसे किस तरह छोड़ गया। हाहाकार नहीं। अनुसुईया केवल दुर्बल स्वर में विलाप कर रही थी। चिल्ला चिल्ला कर, छाती पीट पीट कर शोक प्रकट करने की क्षमता अनुसुईया में नहीं थी। हमेशा की रोगिणी वह अपनी छाती निचोड़कर शोक जता रही थी। उसके बाद तो डॉक्टर भी बगल वाले कमरे में चले गए। लोक मोहन का एक भांजा सीढ़ी के पास रखे टेलीफोन रिसीवर को उठाकर एक के बाद एक नंबर घुमाता रहता और समाचार सुनाता। यही कुछ ही देर पहले की घटना घटी।
रोज की तरह सुबह नहा धोकर नाश्ता पानी किया, फिर ऑफिस जाने के लिए कपड़े पहनने लगे। क्या कह रहे हैं, खाने पे कुछ गड़बड़ी? ना 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 ना, अभी तो कोई बात नहीं, सभी ने तो एक साथ ही टेबल पर खाया था। डॉक्टर के आने से पहले सब कुछ खत्म हो गया, डॉक्टर का कहना है। ब्लड प्रेशर से? नहीं, हाल में तो प्रेशर बढ़ा नहीं था, फिर अचानक ही। इतनी बड़ी खबर चारों तरफ पहुंचाने का ओहदा पाकर खुशी से डगमगा रहा था। खैर, सिर्फ लोकमोहन के भांजे की शिकायत करने से क्या फ़ायदा? मनुष्य का तो स्वभाव ही यही है, किसी के दुख या शोक की खबर या शोचनीय आकस्मिक मृत्यु का समाचार या किसी की गंभीर बीमारी की खबर एक दूसरे को बताकर मनुष्य को जितना रस मिलता है, उसका 1% भी सुख दूसरों के सुख, आनंद, उन्नति या आकस्मिक सौभाग्य का समाचार सुनाकर नहीं होता। मनुष्य का यही स्वभाव है, दूसरों पर करुणा जताने, सहानुभूति दर्शाने और दया दिखाने में ही लोगों को खुशी होती है। इसके लिए लोग उत्सुक रहते हैं, और जब तक यह अवसर प्राप्त नहीं होता, हृदय की यह वृत्ति निकम्मी बनकर पड़ी रहती है। इसलिए तो दूसरों की विपत्ति में अवचेतन मन मानो तृप्ति से भर उठता है। यही तृप्ति सहानुभूति का मुखौटा चढ़ा लेती है। फिर कोई कहता है, सुना आपने, उनके घर ऐसा हो गया, बड़े ही दुख की बात है। लोकमोहन के घर में आई यह आकस्मिक विपत्ति भी आज बहुतों के घरों की आलोचना की अच्छी खुराक बनेगी। बहुतों के हृदय में दवा भय आह का शब्द विश्वमोहन की मृत्यु पर सार्थक हो उठेगा। और आह रूपी संवेदना ही क्या कम जोरदार है। विश्वमोहन लोकमोहन का एकमात्र पुत्र था, यही तो अंतिम बात नहीं थी। एक रूपवान, गुणी, सुशिक्षित, और वह उस पर उसका विवाह भी हाल ही में हुआ था। अंतिम खबर ही तो असली खबर थी। रुग्णा दुर्बल वृद्धा अनुसुईया का करुण शोक नव यौवना श्रावणी के अकाल वैधव्य की चोट से तुच्छ हो गया था। श्रावणी का वैधव्य मानव विधाता की निष्ठुरता के प्रखर नमूने के तौर पर जल रहा था। लोकमोहन पत्थर की भांति बैठे हुए थे। आकस्मिक आघात से चेहरे की जो रेखाएं लटक गई थी, धीरे धीरे फिर तन गई। लोकमोहन अब पहले के लोकमोहन बन गए थे। अब वे स्थिर, संभ्रांत, आत्मसत बन चुके थे। मानो इतनी देर में ही विधाता के व्यंग को वापस कर देने की शक्ति उन्होंने जुटा ली। भाग्य की इस निष्ठुरता से उन्होंने इतनी देर में समझौता कर लिया था। पत्थर की मूर्ति की तरह वे इस दृश्य को देख रहे थे। बेटे का एक हाथ दोनों हाथों में लेकर सदा बीमार अनुसुईया का रोना और देख रहे थे। पति की छाती पर बेहोश पड़ी श्रावणी की मृदु सांसों के भार से उठती गिरती हुई उसकी पीठ को, फिर विश्वमोहन के भावहीन चेहरे को, यह सब देखते सहसा मन ही मन एक संकल्प कर बैठे लोकमोहन उठकर इस कमरे में आए और जीवन भर जज के रूप में काम करने की उसी पुरानी गंभीरता से बोले, और अधिक देर करने से क्या फ़ायदा डॉक्टर। डॉक्टर उठ खड़े हुए। इस परिवार के लिए डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर ही नहीं थे, इस परिवार के सदस्य के समान थे। केवल डेथ सर्टिफिकेट लिख देने पर ही उनका काम समाप्त नहीं होगा। उन्हें विश्वमोहन की अंतिम यात्रा की व्यवस्था में भी हाथ बटाना था। मकान भीड़ से भर चुका था, भीड़ सड़क तक लगी हुई थी। विश्वमोहन के कितने ही दोस्त, हितैषी, आत्मीय, अनुसुईया के कितने ही परिचित और लोकमोहन के अधीनस्थ सभी तो आए थे। विश्वमोहन के विवाह के दिन भी तो ये लोग आए थे, पर उस दिन के आने में एक आनंद था। आज कुछ नहीं। आज इनके आने पर कोई पाबंदी नहीं होती तो शायद अच्छा होता। भयंकर आग से सारा गांव भस्मीभूत हो जाने पर भी उस जली हुई मिट्टी पर फिर नए झोपड़े बसाए जा सकते हैं। बाढ़ में निश्चित हुए भूखंड के किनारे रेतीली जमीन पर फिर अपनी जगह बना लेती है। आंधी में उखड़े पेड़ों को विध्वंस्त डालों पर फिर नए पत्तों के अंकुर निकलते हैं। यही तो नियम है, यही प्रकृति का विधान है। गतिशील दुनिया मृत्यु की गोद में लेकर अधिक दिनों तक नहीं बैठ सकती। इसलिए लोकमोहन के रसोई घर में फिर से चूल्हा जला, खाना भी बना। शाम को बत्ती जलाई गई। नौकर चाकर मकान के फर्नीचर की धूल झाड़ने लगे, ड्राइंग रूम को सजा कर रखने लगे। खिड़की दरवाजों के अधमैले पर्दों को उतारकर धोबी के धुले पर्दे लगाए गए। बागीचे में पौधों पर पानी छिड़काया गया। कुत्तों के लिए मांस और हड्डियां फिर से आनी शुरू हो गई। घर में मेहमान आने पर उनके लिए चाय नाश्ता भी बनने लगा। श्रावणी का मन थोड़ा बहल जाए, इसी उद्देश्य से किसी एक दिन रात को संभवतः लोकमोहन ने रेडियो भी खोला था। बाहर वालों की दृष्टि में गृहस्थी का चेहरा फिर पहले जैसा ही हो गया। केवल गृहस्थी का उजाला भी भर खो गया था। उसके प्राणों का रस सूख सा गया था। संसार यात्रा की गति धीमी पड़ गई थी, जैसे किसी तरह सब कुछ चल रहा हो।
किसी बात के लिए किसी को कोई जल्दी नहीं रही। पहले बीमार अनुसुईया कई बार खाने की टेबल पर नहीं आकर अपने कमरे में ही खाना मंगवा लेती, पर अब रोज खाना अपने कमरे में ही खाती है, कभी भी टेबल पर नहीं बैठती। परिवर्तन सिर्फ इतना ही था, खाने की जिस टेबल पर सामिश भोजन के प्लेट सजे रहते, उसके बदले कुछ साग सब्जी और अनाज ही रखा जाता। व्यतिक्रम केवल यही था। बाहरी नज़र से और कितना देखा भी जा सकता है। अभाव के घर में अगर गृहस्थी की नींव ढह जाए, उसका कमाऊ पुत्र मर जाए तो उस परिवार की हालत बहुत ही दुखद हो उठती है। फिर अभाव के उस हाहाकार की भयंकर ताड़ना में उस मनुष्य की कमी और भी अधिक सताती है। पर संपन्न परिवार का चेहरा कुछ और ही होता है, उसकी नींव ही मजबूत होती है। दोनों गराजों में 2 गाड़ियां हैं या एक, इसमें से क्या खास फर्क पड़ता है। लोक मोहन तो सुबह शाम गाड़ी से ही दफ्तर आते जाते थे। पहले कभी कभार ड्राइवर को बगल में बैठाकर खुद गाड़ी चलाते, लेकिन अब बराबर पीछे की सीट पर बैठकर टेक कर ही बैठ रहते। यह भी तो कोई खास उल्लेखनीय बात नहीं है। इतनी बड़ी घटना घट गई, पर गृहस्थी का रूप कोई खास नहीं बदला। श्रावणी का रूप ये आखिर कितना बदला था। सभ्य समाज में बदलता भी कितना। सफ़ेद साड़ी तो वह हमेशा से ही पहनना पसंद करती थी। ढेर सारी रंगीन साड़ियों के बावजूद उसने अपने आप को रंगों में नहीं डुबाया था। वह अब भी पहले की तरह सफ़ेद साड़ी पहनती थी। हाथ में, गले में, कानों में साधारण आभूषण, उन्हें उतारने की नौबत नहीं पड़ी। मांग में भी सिंदूर की हल्की सी ही लकीर खींचती थी, और कई बार तो वह नज़र ही नहीं आती। संवेदना जताने के लिए आने वाले आत्मीय परिजन श्रावणी के रूप को देखकर मूक बन जाएंगे, हाहाकार से मचल उठेंगे। इस तरह का आयोजन इस परिवार में कहीं नहीं था, इसलिए रिश्तेदार अलग से कहते, उफ कितनी कठोर है। मोहल्ले के लोग कहते, पैसे की महत्ता को तो दाद देनी पड़ेगी। पर एक बात के लिए मन ही मन श्रावणी विद्रोह कर बैठी। अब तक उसका विद्रोह केवल बातों तक था, पर आज विद्रोह को साकार बनाकर ही छोड़ा, और वह ससुर के लिए अपने हाथों से सामिश भोजन बना लाई थी। सामिश मतलब मांसाहारी खाना। सास अनुसुईया मछली के बिना एक कौर भी चावल नहीं खा पाती। श्रावणी यह जानती थी, पर उनका त्याग स्वाभाविक और सहज था। पर थाली में मांस की अनुपस्थिति जो आदमी एक दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, 30 त्योहार व्रत आदि को भी परवाह नहीं करता, वही लोकमोहन अब दोनों समय साग सब्जी और उबले आलू खा रहे थे। यह श्रावणी कैसे सह सकती थी? सिर्फ स्नेह के कारण ही नहीं, इसमें तो लज्जा का भी प्रश्न था, और इस नाटक की नायिका श्रावणी स्वयं थी। इसलिए तो साहस का हाथ फैलाकर वह ससुर के सामने खड़ी हो सकी। अगर बेटी विधवा हो जाती और लोकमोहन उस विधवा बेटी के संयम की साधना करते, तो आज मांस बनाकर ससुर को खाने के लिए कहने की हिम्मत श्रावणी को, जिसने साल भर पहले इस घर में कदम रखा था, नहीं हो सकती थी। पर क्योंकि यहाँ परिवार के सभी के दुख का कारण तो वह स्वयं थी, इसलिए प्यार और लज्जा से भी ऐसा करना वह अपनी जिम्मेदारी समझती थी। रूप, रंग और गंध से ही परिचय मिल जाता है। लोकमोहन खाने के लिए बैठे थे तो पूछा, यह क्या? कटोरा थाली के करीब खिसकाकर श्रावणी बोली, कोई खास चीज नहीं है, पर मेरी बात आपको माननी पड़ेगी, यह खाना पड़ेगा। मांस? एक अस्फुट सा उच्चारण लोकमोहन के होठों पर खिला, और इस उच्चारण के साथ ही उन्होंने चेहरे की कठिन मांसपेशियां एक लम्हे के लिए शिथिल पड़ गईं। चीर परिचित आहार की उग्र सुगंध ने उनकी जीभ को दुर्बल बना डाला, या नहीं समझना मुश्किल था, पर बड़ी आसानी से उन्होंने कटोरा दूर हटा दिया। बोले, मुझे जो कुछ कहना था मैंने तो उसी दिन तुम्हें बता दिया था बहू। लोकमोहन श्रावणी को बहू कहकर ही पुकारते, नाम से नहीं। आधुनिकता के बहुतेरे रंग ढंग अपनाने पर भी बहू को बहू कहकर पुकारने की प्राचीन पद्धति को वे छोड़ नहीं पाए थे। बेटी की शादी के बाद ही उन्होंने पत्नी से कहा था, बहू कहकर पुकारना ही अच्छा रहेगा, बड़ा ही मीठा शब्द है। बचपन में दादाजी माँ को बहू पुकारते थे और बाद में पिताजी तुम्हें, बड़ा अच्छा लगता था। उसी प्यार के संबोधन से उन्होंने अब श्रावणी से कहा, अगर तुम मेरी शर्त नहीं मान सकती तो मैं भी तुम्हारा अनुरोध नहीं रख सकता। श्रावणी कई बार मन ही मन उदास हो जाती, पर आवाज में करुणा झलके, इससे उसे शर्म आती थी, इसलिए शांत सहज भाव से बोली, आपकी शर्त तो असंभव है बाबूजी। नहीं, असंभव नहीं, लोकमोहन गंभीर आवाज में बोले, मैं कह रहा हूं ना असंभव नहीं है। लोकमोहन का यह
भांजा अनादि अब तक इसी ताक में बैठा था कि दोनों की बातचीत के बाद फैसला क्या होता है। वह देखना चाहता था कि बहू के हाथों के बनाए इस प्रिय भोजन को मामा जी खाने से कैसे इनकार करते हैं। अनादि यह भी सोच रहा था कि गृहस्थी तो पूरे दम से सही सलामत ही चल रही है। बाबा फिर सिर्फ खाने की थाली में ही इतनी रिक्तता क्यों? लोकमोहन यदि अपना इरादा बदल दे तो वह भी चैन की सांस ले सकेगा। पुत्र के शोक ने मामा को कितना विचलित किया था इसका अंदाज तो अनादि नहीं लगा पाता, लेकिन पुत्र वधू के वैधव्य ने उन्हें जरूर गहरा धक्का पहुंचाया था, यह उसे मालूम था। नहीं तो वह ससुर होकर विधवा बहू से सामिश खाने का अनुरोध नहीं करते। उस दिन तो बात हो ही गई थी। श्रावणी बोली थी, नहीं बाबूजी, आप इस तरह और कष्ट नहीं भोग सकते, आपको अपनी आदत के अनुसार खाना ही पड़ेगा। लोकमोहन बोले, खा सकता हूँ यदि तुम भी अपनी पुरानी आदत वापस लौटा सको तो। मैं? हाँ, तुम्हारे ही बारे में कह रहा हूँ। हैरान होने की कोई बात नहीं, अगर तुम स्वाभाविक खाना खा सको तो मैं भी खाऊंगा। इसके जवाब में श्रावणी इसके सिवा और क्या बोल सकती थी कि आप तो एक अजीब बात कह रहे हैं बाबूजी, जो काम असंभव। मैंने कह दिया ना तुम्हें कि असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं। अनादि से और नहीं रहा गया, अचानक बीच में बोल पड़ा, लेकिन मामा जी, आप असंभव बात ही तो कर रहे हैं। कुछ भी हो, एक हिंदू परिवार की विधवा लड़की। लोकमोहन की भौहें तन गई। अनादि अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि चुप हो गया। इसी समय अनुसुईया अपने कमरे से निकल आई। विश्व मोहन की मृत्यु के बाद से आज तक वह कभी खाने की मेज पर नहीं आई थी, कुछ पूछा भी नहीं था, पर आज वह देखने आई थी कि वाकई लोकमोहन पुत्र शोक को भूलकर अपनी आदत के खान पान पर उतर आए हैं या नहीं। दुतल्ले के बरामदे में हीटर जलाकर श्रावणी विशेष खाना बना रही थी। इस दृश्य ने अनुसुईया के क्रोध को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। शादी के बाद विश्व मोहन ने प्यार से कहा था, खाना तो मैं बहू के हाथ का ही खाऊंगा। फिर अनुसुईया ने रसोई की सारी चीजें खरीद कर दी थी। आज श्रावणी उन्हीं चीजों को लेकर फिर से खाना बनाने बैठी थी। अनुसुईया के आने से अनादि का ग्रह टल गया। क्षीण आवाज में अनुसुईया ने पूछा, तुम लोगों ने अभी तक खाया नहीं? जवाब किसी ने नहीं दिया। अनुसुईया ने फिर पूछा, आज श्रावणी ने खाना बनाया है ना? इस बार लोकमोहन ने जवाब दिया, हाँ, और उसी व्यंजन को खिलाने के लिए। तो फिर खा क्यों नहीं रहे? इसने इतने प्यार से बनाया है। पर अनुसुईया के इस कथन में कोई आंतरिकता का सुर नहीं था, व्यंग था। विश्व मोहन की मृत्यु के बाद अनुसुईया का स्वभाव बहुत ही बदल गया था। वह शरीर से कमजोर हो गई थी, पर मन ही मन कठोर बन गई थी, और श्रावणी को देखते ही उसका रूखापन बढ़ जाता था। वह किसी भी तरह श्रावणी को सहन नहीं कर पा रही थी। लोकमोहन ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया था, या नहीं यह तो पता नहीं, पर अपनी स्वाभाविक गंभीरता से उन्होंने कहा, जरूर खाऊंगा, पर इसी शर्त पर खाऊंगा कि बहू को भी इसे खाना पड़ेगा। क्या कहा? अनुसुईया चीख उठी, मुर्गे का मांस बहू खाएगी? तो क्या हुआ? क्या हुआ? बोलने से तुम्हारी जीभ नहीं अटकी? नहीं अटकी, स्थिर स्वर में लोकमोहन ने कहा। मुझे इससे कठिन शब्द को भी कहने में कोई हिचक नहीं, मैं उसका विवाह भी फिर करूंगा। एकाएक टेबल पर मानो बिजली गिर पड़ी। नहीं तो सब कुछ इस तरह से झंझना कैसे उठता, पर नहीं, बिजली नहीं, केवल अनादि के हाथ से एक चम्मच गिर पड़ा था। और श्रावणी, वह शांत निश्चल होकर बैठी रही, चौंकी नहीं, सिरहन की एक लहर भी नहीं देखी। श्रावणी हैरान नहीं हुई थी। लोकमोहन के इस दुस्साहसपूर्ण संकल्प की बात वह पहले ही जान गई थी। विश्व मोहन की अंत्येष्टि के बाद श्रावणी को कागज का एक टुकड़ा मिला था। हवा के झोंके में वह टेबल से उड़ गया था। उस टुकड़े को हाथ में लेकर श्रावणी ने एक अर्धहीन दृष्टि से देखा था। लोकमोहन ने अस्त व्यस्त ढंग से उस कागज पर लिखा था, भगवान चाबुक, समाज चाबुक नहीं मानूंगा, पुनर्विवाह अवज्ञा। एक लंबी सांस के साथ श्रावणी ने उस टुकड़े को फाड़ दिया था। टुकड़े पर उस दिन की तारीख तक स्पष्ट थी। खाने की मेज पर सभी स्थिर बैठे थे। सबों पर एक नजर दौड़ाकर अनुसुईया तीखे व्यंग के अंगारे बोलती हुई बोली, इसका दोबारा विवाह करोगे? अब तक शायद तो लड़का भी ठीक कर चुके होंगे। प्रश्न उसी ने किया था, और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही पल्लू को जमीन पर घसीटती हुई शिल मुद्रा में ही चली गई, पर कमरे के पहुंचने से पहले ही पायदान के पास जाकर गिर पड़ी। उसी दिन सामिश या आमिश निरामिष किसी भी तरह का खाना किसी को नसीब नहीं हुआ। अनुसुईया की पारिवारिक चिकित्सा के अलावा और भी डॉक्टर आए थे। अंत में इस बार भी अनुसुईया मरी नहीं, बच गई। ताज्जुब की बात तो यह है कि विश्व मोहन को कोई बीमारी नहीं थी। अंदर उसके प्राण क्या खुले पिंजरे की तरह थे जो उड़ गए, पर अनुसुईया के प्राण तो मानो 7 तालों में बंद थे। नहीं तो यमदूत बार बार आकर लौट जाते।
पहली बार तो यमदूत खाली हाथ लौट गया और उस तरह के बाद सदा की बीमार अनुसुईया की जाई जाई जब घड़ी आई गई थी, आशाहीन, जिसकी जीवन शक्ति जितनी क्षीण होती है उसकी मृत्यु उतनी ही विलंबित होती है। नहीं तो विश्व मोहन चला जाता और अनुसुईया जीवित रहती। कई दिनों तक गृहस्थी की विशृंखलता फैली रही और फिर यथावत हो गया वही पुरानी धीमी गति। एक दिन लोकमोहन ने श्रावणी को अपने कमरे में बुलाया और बोला, बैठो। फीकी नीले किनारे की साड़ी पहने श्रावणी बड़ी ही दीन दिखाई दे रही थी। लोकमोहन थोड़ी देर तक उसे देखते रहे और फिर मीठी आवाज में बोले, बैठो। अल्पभाषिनी श्रावणी इधर में और भी अल्पवाक हो गई थी। कभी भी कोई प्रश्न नहीं करती, केवल आदेश की प्रतीक्षा में रहती। लोकमोहन के आदेश पर बैठ गई, पर उसने पूछा नहीं, आपने मुझे क्यों बुलाया? लोकमोहन ने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया, बोले, पढ़कर देखो। श्रावणी ने चिट्ठी हाथ में ले ली। लोकमोहन बोले, तुम्हारे माता पिता तो कोई जीवित नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि उस तरफ से तो कोई राय लेने की जरूरत नहीं, पर हाँ, तुम्हारा एक भाई है। कानूनन वह तुम्हारा अभिभावक है या नहीं मैं नहीं जानता, पर वह है, या उसी ने मुझे सूचित किया है। अब मैं तुमसे इसका उत्तर सुनना चाहता हूँ। भाई ने क्या लिखा है? श्रावणी ने यह नहीं पूछा, चिट्ठी खोलकर धीरे धीरे पढ़ने लगी। बर्फ जैसे सुकुमार चेहरे पे मानो शरीर का सारा खून आकर जमा हो गया। श्रावणी के मन में अपने भैया के प्रति किसी प्रकार की श्रद्धा कभी नहीं थी, फिर भी इस तरह का पत्र लिखकर वह लोकमोहन के सामने अपने को इतना छोटा साबित करेगा यह उसने कभी नहीं सोचा था। बड़े ही कठोर शब्दों में श्रावणी के बड़े भाई संजय ने लिखा था कि लोकमोहन दिखावटी सहानुभूति से ग्रस्त होकर अपनी विधवा पुत्र वधू की शादी का विचार कर रहे थे। असल बात कुछ और ही थी। वह अपनी विधवा बहू को उपार्जन का माध्यम बना रहे थे। उसकी राय में बात बहुत सीधी थी। विश्व मोहन की मृत्यु से परिवार की आय का एक बड़ा अंश घट गया था, पर दिखावे के लिए खानदानी संपन्नता को तो कायम रखना ही था। पर उसमें उसने लिखा था कि जब तक उसकी जान में जान है वह लोकमोहन की इस साजिश को कदापि सफल नहीं होने देगा। श्रावणी को वह अपने पास ही रखेगा। विधवा बहन को एक शाम मुट्ठी भर खाना देने की क्षमता उसमें थी। एक दो दिनों में ही बहन को लिवाने के लिए रवाना हो रहा था और उसने लोकमोहन को इसके लिए तैयार रहने के लिए लिखा था। चिट्ठी पढ़कर श्रावणी ने उसे मेज पर रख दिया। लोकमोहन थोड़ा हंसकर व्यंग से बोले, तुम्हारा भाई इतना पराक्रमी है, मुझे तो अब तक मालूम भी नहीं था। इस चिट्ठी से तो यह स्पष्ट था कि संजय विधवा बहन को एक शाम का खाना ही नहीं बल्कि लोकमोहन जैसे आदमी को ऐसा कठोर पत्र लिखकर धमकाने का भी साहस कर सकता था। लोकमोहन के व्यंग से ये बातें स्पष्ट हो गई थी कि श्रावणी धीरे से बोली, बचपन में टाइफाइड की बीमारी से भैया की बुद्धि का विकास रुक गया था। वह बुद्धि फिर लौटी नहीं। क्यों? खैर, उसकी क्षमता के रहस्य का तो पता चल ही गया, पर वह तो बहुत दूर रहता है। मेरी इस साजिश को उस तक पहुंचाने वाला हितैषी व्यक्ति इसी परिवार का है, यह तो स्पष्ट है। फिर बोले, अनुमान लगा सकती हो वह कौन है? अनुमान क्यों? श्रावणी को पक्का विश्वास था कि अनादि के अलावा इस घर की बातों को दूसरों तक कोई नहीं फैला सकता था, पर यह बात वह किसी से कही नहीं जा सकती थी, इसलिए श्रावणी ने सिर हिलाकर ना कह दिया। नहीं जानती, शायद मैं समझ सकता हूँ। खैर, तुम्हारा भाई तो शीघ्र ही इस गरीब के घर अपने चरणों की धूली देने आ रहा है। तुम क्या चाहती हो? उसके साथ जाना चाहोगी? नहीं। ठीक है, इतना ही जानने के लिए मैंने तुम्हें बुलवाया था। हाँ, तुमसे एक और भी काम था। लोकमोहन थोड़ी देर चुप रहे, फिर संकोच छोड़कर बोले, मैं तुम्हें कुछ फोटो दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा समय निकाल सकोगी? फोटो? कुछ फोटो? किसकी फोटो? कैसी फोटो? श्रावणी का शरीर ठंडा पड़ गया। यह किस चीज की भूमिका थी? श्रावणी पत्थर की तरह निश्चल खड़ी रही। अगर अभी समय नहीं है तो बाद में आना, हो सके तो शाम को आ जाना। श्रावणी बोली, बाबूजी, माँ को दवा देने का समय हो गया। इतना कहकर वह उठ खड़ी हुई। लोकमोहन ने मेज की दराज खोलकर एक भारी सा लिफाफा निकाला जिस पर फोटोग्राफर की दुकान की छाप लगी हुई थी। फिर उसे टेबल पर रखते हुए बोले, अच्छी बात है। उनके कहने का मतलब था कि लिफाफे में रखे सारे फोटो पहले वह स्वयं एक बार देखेंगे। श्रावणी जाते जाते बोली, हम लोग तो अच्छे ही हैं ना बाबूजी? लोकमोहन संभवतः ऐसा कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए चौंक उठे, पर फिर अपनी उसी गंभीर आवाज में बोले, नहीं बहू, अच्छे नहीं हैं। बहुत बड़ा सा कमरा और उस कमरे के बीचों बीच डबल बेड पर सुंदर सी चादर बिछा हुआ बिस्तर लगा था। आधुनिक ढंग से ड्रेसिंग टेबल भी था। कीमती गोदरेज की अलमारी रखी हुई थी जिसकी पॉलिश में इतनी चमक थी कि रोशनी भी उस पर से फिसल जाती थी। कॉर्नर टेबल पर छोटी मोटी सजावट की चीजें पड़ी थी। दोनों खिड़कियों के बीच किताबों का एक शेल्फ था। उस शेल्फ पर इस कमरे का जो मालिक था और जिसने उस मिल्कियत को छोड़ने में एक पल की भी देर नहीं की, उसी निष्ठुर का एक फोटो भी रखा हुआ था। फोटो के नीचे खुला चश्मा और हाथ घड़ी रखी हुई थी। यह फोटो सदा से उसी जगह रखा हुआ था। यह विश्व मोहन के विवाह से पहले का फोटो था। उस दिन नहाने जाने के पहले वह स्वयं ही चश्मा और हाथ घड़ी को खोलकर वहां छोड़ गया था, पर फिर किसी ने उसे हाथ नहीं लगाया था।
उस दिन से लेकर आज तक डबल बेड पर कोई सोया नहीं था। उस दिन के बाद उस पर श्रावणी भी कभी नहीं सोई थी। पर इसके बदले क्या जमीन पर बिस्तर लगाने की कठोर साधना उसने अपनाई थी? नहीं, उसने ऐसा भी नहीं किया था। टाइफाइड के रोग से बुद्धिहीन भाई की बहन पर भी श्रावणी की में बुद्धि थी, रुचि थी। बहू, बाहर से लोग मोहन ने पुकारा। बेटे के सोने के कमरे में वे कभी नहीं गए थे और आज भी नहीं गए। श्रावणी ने जल्दी से सिर पर आंचल डालकर बाहर निकल आई। तुमने फोटो देखे? हाँ, सुनकर खुशी हुई। इनमें से किसी को बुलवा दे सकता हूँ? बाबूजी, श्रावणी के स्वर में मानो आर्तनाद था। बोलो बोलो बाबूजी, हम लोग तो अच्छे ही हैं। इसका जवाब तो मैं पहले दे चुका हूं ना बहू, स्थिर स्वर में लोकमोहन बोले। और उसका उत्तर भी तुम जानती हो। बाबूजी, जो असंभव है, अनावश्यक है, उसे लेकर आप क्यों इतने परेशान हैं? असंभव है या संभव, आवश्यक है या अनावश्यक, इसकी आलोचना रहने दो बहू। तुम कह रही हो हम ठीक है, मैं कहता हूँ मैं ठीक नहीं हूँ। तुम्हें फिर से जीवन में प्रतिष्ठित किए बिना मेरे ठीक रहने का कोई सवाल ही नहीं। मेरा विवेक प्रतिदिन मुझे चाबुक मारता है। मुझसे नहीं होगा बाबूजी, आप मुझे माफ करें। सिर नीचा करके धीरे से श्रावणी बोली। लोकमोहन इस नतमुखी की ओर देखते रहे। लंबा छरहरा बदन, अच्छा स्वास्थ्य, शोक और आहार की कमी से लावण्य में कोई कमी नहीं आई थी। अगर श्रावणी शांत स्वभाव की नहीं होती तो यौवन की दीप्ति से वह उद्दंड ही दिखती। थोड़ी देर चुप रहकर लोकमोहन बोले, अभी तुम्हें लग रहा है ऐसा नहीं कर सकोगे, पर मैं कहता हूँ इसमें नहीं कर पाने का कुछ है ही नहीं। बाद में शायद तुम मेरी बात समझ सकोगी। खैर ठीक है, तुम थोड़ा समय और ले सकते हो, पर मेरी भी उम्र हो चुकी है और मैं समय रहते रहते अपना कर्तव्य पूरा करना चाहता हूँ। श्रावणी आज प्रगल्भा ही बन गई। मुंह ऊंचा कर बोली, इसे आप अपना कर्तव्य कैसे मानते बाबूजी? यह प्रश्न मुझसे नहीं करो तो अच्छा होगा। इसे तुम मेरी एक इच्छा ही समझ लो। श्रावणी ने एक बार लोकमोहन की तरफ देखा। लोकमोहन उम्र ढलने की बात कर तो रहे थे, पर उनके शरीर पर उम्र की छाप थी कहाँ। फुल पैंट बूट शर्ट में थोड़े बड़े दिखते थे, पर घर पर जब पजामा कुर्ता पहन लेते बिल्कुल ताजे दिखते। स्नेह में विगलित पुत्र शोकातुर किसी वृद्ध का चेहरा तो लोकमोहन का था ही नहीं। तब फिर ऐसे नासमझ अजीब संकल्प पर वे इस तरह क्यों अड़े थे? ना जाने श्रावणी के मन में क्या आया। बोली, आपको क्या मुझ पर भरोसा नहीं रहा बाबूजी? मेरे व्यवहार में कोई अशोभन बात हो गई है? आप मुझे बता दीजिए कि मुझे किस तरह चलना चाहिए। साड़ी और ये जो थोड़े से गहने हैं, इन्हें भी उतार दूं, बदले में बिना किनारे की सफेद धोती बांधूं। छी बहू! लोकमोहन की बुलंद आवाज के आगे श्रावणी चुप हो गई। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं बहू? अगर मैं यह कहूं कि तुम्हें विधवा पुत्र वधू ना मानकर एक वयस्क कुंवारी कन्या समझता हूं, तो क्या यह विश्वास करना तुम्हारे लिए इतना कठिन होगा? इस बात का जवाब श्रावणी क्या दे सकती थी? उसका गला रूंध गया, शर्म से सिर झुक गया। इस स्नेह को वह संदेह की दृष्टि से देख रही थी। लोकमान बोले, तुम कुछ दिन का और समय ले सकती हो। अपने मन को तैयार करो। जमाने से चले आ रहे संस्कारों को उखाड़ फेंकने में समय तो लगेगा ही। इतना कहकर लोकमोहन वापस जा ही रहे थे कि श्रावणी अस्पष्ट स्वर में बोली, लेकिन बाबूजी, माँ 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 सास के लिए कह रही हो? उन्हें दुख होगा, यही कहना चाहती हो ना? केवल दुख ही नहीं, इस घटना से तो माँ मर ही जाएगी। मर जाएगी? लोकमोहन थोड़ा हंसे, फिर बोले, मन के कष्ट से कभी किसी के मैंने मरते हुए नहीं देखा बहू। अगर ऐसी बात होती तो वह उसी दिन मर जाती। उसके लिए मैं और नहीं सोचता। अनुसुईया के दुख और मनोवेदना को अगर लोकमोहन ही इस तरह से अनदेखी कर दें तो उसके लिए सोचेगा भी कौन? उसके दुख में संवेदना प्रकट करने वाला कोई नहीं। उल्टे उसकी मानसिक यातनाओं को उभारने के लिए अनादि हमेशा ही तैयार नहीं रहता। अनादि शोक की प्रतिमूर्ति बना अनुसुईया के सिरहाने बैठा था। सारी बातें वह पहले ही सुना चुका था। ताज्जुब तो यह था कि घर में अब कहाँ क्या बातचीत होती थी, अनादि ना जाने कैसे मालूम कर लेता था। अनादि के मुख से सारी बातें सुनकर अनुसुईया थोड़ी देर तक तो चुप पड़ी रही, फिर मौन तोड़कर बोली, उन्हें तो इस कमरे में झांकने का भी समय नहीं मिल पाता। मुझे बुलाने में भी रुचि नहीं, फिर भी अपने मामा को जरा एक बार बुला ला अनादि। अनादि शोक की भूमिका छोड़कर चौंक कर बोला, मैं नहीं बुला सकता मामी, आप किसी नौकर चाकर को भेजकर मामा जी को बुलवा लीजिए। ठीक है, कहकर अनुसुईया करवट बदलकर सो गई। इसी समय श्रावणी दूध का गिलास हाथ में लेकर कमरे में आई। अनादि तुरंत बोला, आप भी गजब करती हो भाभी, दिन रात खटती रहती हो, कुछ हुक्म तो हम लोगों पर भी कीजिए। इसमें मेहनत ही किया है। श्रावणी बोली, माँ दूध पी लीजिए। अचानक अनुसुईया बिस्तर पर उठ बैठी, तीखे स्वर में बोली, दूध को जाकर नाली में डाल आओ। आगे से कभी दूध लेकर मेरे कमरे में कभी मत आना बहू। सुनकर श्रावणी दुखी नहीं हुई, अपमानित भी नहीं हुई। थोड़ा हंसकर बोली, मैंने क्या किया है माँ जी? शर्म नहीं आती पूछने में? शर्म क्यों आएगी माँ? शर्म के लिए भी कोई कारण तो होना चाहिए।
ठीक कहती हो। अनसुईया चील की भांति ठीक उठी, बोली, तू एक विधवा औरत पराये आदमियों के फोटो का बंडल कमरे में फैलाकर अपने लिए वर ढूंढने के लिए शर्म नहीं आती है? यह मैं जानती हूँ कि हम लोगों की शिक्षा, रुचि और संस्कार कुछ अलग है। इतना कहकर अनसुईया धम से बिस्तर पर फिर लुढ़क गई। अनादि बोल उठा, मामी आप खामोखा उत्तेजित होती हैं, संसार में जो कुछ हो रहा है होने दीजिए, आप क्यों कष्ट पाती हैं? यह कहकर अनादि ने उठकर पंखे की गति तेज कर दी। उसके पीठ के पीछे तकिया भी लगा दिया। दूध का गिलास टेबल पर रखकर श्रावणी अनादि से बोली, हो सके तो यह दूध इन्हें पिलाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत देर इन्होंने कुछ नहीं खाया। और क्या भाभी? कोई खास बात नहीं, पर अगर सच में आप अपनी मामी को व्यर्थ की चिंताओं से बचाना चाहते हैं तो घर की फालतू बातें उनके कानों में मत डालिए। श्रावणी अपने कमरे में लौट आई, विश्व मोहन की छांव में। बहुत देर तक चुपचाप बैठने के बाद भनी मन बड़बड़ाई, सच में ही क्या मैं इस जीवन में अच्छी हूँ? लोक मोहन अकेले ही अपने कमरे में चहलकदमी कर रहे थे। कमरे में अंधेरा था। लोक मोहन कमरे में थे और उसमें बत्ती बुझी हुई थी। ऐसा दृश्य पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। विश्व मोहन की मृत्यु के बाद भी यह दृश्य किसी ने नहीं देखा था। वे हमेशा ही तेज बत्ती के आगे कामकाज की फाइलों के बीच डूबे रहते, पर आज आज रोशनी उनको चुभ रही थी। उन्होंने श्रावणी से आज कहा था कि विवेक मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा। यह केवल उनके मुंह की बात नहीं थी, सच में ही उनका विवेक प्रतिदिन उन्हें शक्त विशक्त कर रहा था। विश्वमोहन का इतना हाई ब्लड प्रेशर था, क्या यह बात उनको मालूम नहीं थी? डॉक्टर ने भी इतनी जल्दी उसकी शादी के लिए मनाही की थी, पर फिर भी लोक मोहन ही श्रावणी को बहू बनाने के लोभ को संभाल नहीं पाए थे। उसी लोभ के कारण नासमझी दिखाकर उन्होंने बेटे की शादी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली थी। श्रावणी के माँ बाप कोई नहीं थे, बस एक बड़ा भाई था, वह भी अमानुष। उसकी बड़ी बहन और जीजा ने गांव से उसे बुलाकर कलकत्ता के कॉलेज में भर्ती कर दिया और रहने की व्यवस्था हॉस्टल में कर दी थी। स्कूल से कॉलेज तक की पढ़ाई श्रावणी ने हॉस्टल में ही रहकर की थी। पता नहीं इस सुंदर सुगठित नवयौवना श्रावणी को लोक मोहन ने कहाँ और किस तरह से पहली बार देखा, पर उसी क्षण वे अपने पुत्र के लिए उसका निर्वाचन कर बैठे थे। श्रावणी तब तक बीए की परीक्षा दे चुकी थी। हॉस्टल छोड़कर भैया भाभी के घर लौट जाने वाली ही थी। एक बार दूर चली जाने से क्या मालूम कहाँ से कैसी बाधा आ जाए, इसलिए अनुसुईया ने भी उस समय बड़ा आग्रह दिखाया था। बोली थी, कब मर जाऊं क्या ठिकाना, मुन्ने की शादी तो देख लूं। एक ना एक दिन तो सभी मरते हैं, पर किस दिन कौन मरेगा यह कौन जान सकता है। कितनी असहायता है। डॉक्टर का निषेध लोक मोहन ने हंसकर उड़ा दिया था। बोले, ब्लड प्रेशर एक बीमारी हो सकती है, पर यह कोई व्याधि तो नहीं। बोलो डॉक्टर, तुम्हारे शास्त्र में इस विवाह में कोई हर्ज बताया गया है क्या? डॉक्टर साफ साफ ना तो कैसे कर सकते थे। टीबी नहीं, कोढ़ नहीं, कैंसर नहीं, शायद लोकमोहन ठीक ही कहते थे। इस रोग को व्याधि तो नहीं कहा जा सकता, पर फिर देर किस बात की थी। बड़ी धूमधाम से विश्व मोहन का विवाह हो गया। आज लोक मोहन को डॉक्टर की उस बात की याद बार बार आ रही थी। उन्होंने कहा था कुछ दिन और बीत जाने दो। उस दिन की यही बात रह रहकर उन्हें याद आ रही थी। जिस दिन विश्व मोहन अनायास ही चल बसा था, उस दिन श्रावणी के मूर्छातुर शरीर को देखकर लोक मोहन एक प्रतिज्ञा कर बैठे थे। वह प्रतिज्ञा किस बात की थी, आज श्रावणी अच्छी तरह समझ चुकी थी। लोकमोहन के कमरे में अंधेरा था और उस अंधेरे में मेज पर फोटो से भरा एक लिफाफा भी पड़ा हुआ था, जिसे लोकमोहन ने श्रावणी के निर्वाचन के लिए भेजा था। लिफाफे के साथ एक पर्चा भी था, बाबूजी मुझे क्षमा कीजिए। वही एक बात, क्षमा कीजिए। श्रावणी को माफ करने पर फिर लोकमोहन अपने को कैसे माफ करेंगे? डॉक्टर ने सांत्वना के तौर पर कहा था, विवाह कोई कारण नहीं है मिस्टर गुप्ता, होनी को कौन टाल सकता है। लोकमोहन बोले थे, इस बात से मुझे कोई सांत्वना नहीं मिल रही डॉक्टर। यह विवाह अगर नहीं होता तो एक और प्राणी की भी मृत्यु तो नहीं होती, पर मैं उसे मरने नहीं दूंगा। यह तो मेरा संकल्प है और वह भी अटूट। अपनों की तरह होने पर भी अपने नहीं, ऐसी स्थिति में डॉक्टर और क्या कह सकते थे। चुप रहे। लोकमोहन स्वयं ही बोले, हम समाज और संस्कार के बंधनों से जकड़े लोग कह सकते हैं कि फिर कैसा विवाह। मैं उसे अध्यात्म की राह दिखाकर चुप बैठ सकता हूँ या उसे उपार्जन का कोई तरीका बता सकता हूँ, पर एक जीवन केवल इसी के बल पर नहीं कट सकता। तुम तो डॉक्टर हो, तुमने तो उसे देखा है, तुम ही कहो उसके मातृत्व की संभावना को। समझता हूँ मिस्टर गुप्ता, पर आप जैसा हृदय कितनों का है। बहुत बड़ा हृदय तो मेरा नहीं है डॉक्टर, बहुत ही छोटा, जो ममता से पिघलता है, अनुताप से अभिभूत होता है, चिंताओं से कातर होता है। इसे छोटा ही तो कहेंगे डॉक्टर।
डॉक्टर संकोच से बोले, आपको राय देना मुझे शोभा नहीं देता। अपनी डॉक्टरी बुद्धि से ही कहता हूँ कि किसी बड़ी बात पर इतनी जल्दी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। मन को समझने में समय लगता है और लड़का ढूंढने में भी तो समय लगता है डॉक्टर। लेकिन मिसेस गुप्ता को शायद फिर बचाया नहीं जा सकेगा, यही कहना चाहते हो ना डॉक्टर? पर मैं तुमसे पूछता हूँ, जीवन मरण के लिए सच में ही तुम लोग कुछ बता सकते हो कि घर में यदि वास्तव में ही ऐसी घटना घटी तो मैं श्रावणी का विवाह कर दूं तो मिसेस गुप्ता जहर खाकर या गले में फंदा डालने से नहीं केवल मानसिक कष्ट से मर जाएंगी? बोलो डॉक्टर, जवाब दो। डॉक्टर सिर झुकाकर खड़े रहे। लोकमोहन डॉक्टर के करीब आकर फिर बोले, और इस बात की गारंटी दे सकोगे कि तमाम दुनिया अगर उनकी बातों पर चले, सब कुछ उनके मनो अनुकूल हो, तो मिसेस गुप्ता चिरकाल जिंदा रह जाएंगी? इसका कोई जवाब नहीं दिया जाता, इसलिए डॉक्टर चुप ही रहे। लोकमोहन बोलते गए, जरूरत पड़ी तो मैं सारी दुनिया के साथ लड़ूंगा, चाहे जितना भी खर्च लगे। विश्वमोहन की जगह उस नवागत को प्रतिष्ठित करके ही रहूंगा। पर जिस हथियार के बल पर लोकमोहन सारी दुनिया से लड़ने की तैयारी कर रहे थे, श्रावणी ही वहीं उनका साथ नहीं दे रही थी। चहलकदमी करते करते लोकमोहन एक नए निष्कर्ष पर आ पहुंचे। उन्होंने सोचा उनका तरीका ही गलत था। निर्वाचन का भार उन्हें श्रावणी पर छोड़ना ही नहीं चाहिए था। संकोचवश कभी भी वह अपना मत उनके सामने नहीं व्यक्त कर पाएगी। इससे बेहतर तो यही होगा कि लोकमोहन स्वयं ही किसी सुपात्र का निर्वाचन करे और चुपचाप उसे श्रावणी के सामने लाकर खड़ा कर दे। फिर देखा जाएगा आखिर श्रावणी कब तक बोल सकेगी। मुझे माफ कीजिए बाबूजी। मोहन प्रतिदिन नियम से सुबह केवल नाश्ता कर दफ्तर जाते। इस नियम का आज भी व्यतिक्रम नहीं हुआ था। सुबह कामकाज का पहिया थोड़ा तेज चलता ही है। श्रावणी भी व्यस्त ही रहती है। उसी व्यस्तता में के बीच बिष्टू आकर बोला, भाभी जी, अनादि बाबू बोल रहे हैं कि बाहर आपके भाई साहब आए हुए हैं। बाहर? हाथ का काम छोड़कर श्रावणी आई। बाहर क्यों बिष्टू? वे कह रहे हैं मकान के अंदर नहीं गाएंगे। किससे कहा? बाबूजी से? जी नहीं, साहब से तो उनकी भेंट ही नहीं हुई है। सड़क पर ही खड़े होकर उनकी बातचीत हुई है। ना जाने दोनों में क्या हुई, आपके भाई अंदर आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। तो फिर क्या किया जा सकता है? कहकर वह अपने काम में जुट गई। आप भेंट नहीं करेंगे अपने भाई साहब से? बाहर देखा तो काफी चीख पुकार हो रही थी कि लोकमोहन अचानक सामने आ गए। उनको देख करके पूरा कोलाहल खामोश बन गया। वे पुकार रहे थे, नथु सिंह गाड़ी लाओ। अनादि लोकमोहन को देखते ही चौंक उठा। लोकमोहन ने पूछा, यह किस बात की भीड़ है? अनादि विनय का अवतार बनकर दौड़ा आया और बोला, ये संजय बाबू हैं, भाभी जी के बड़े भाई साहब। भाभी के? ओ भाऊ का भाई। खैर, इनके चरणों की धूल अंत तक पड़ ही गई इस घर में। लेकिन सड़क पर खड़े खड़े कैसी खातिर की जा रही है इनकी? अभी अभी तो ये आए हैं मामा जी। अनादि थोड़ी धीमी आवाज में बोला। थोड़ी जिद्दी आदमी है, कह रहे हैं कि बहनोई तो है नहीं, सुने घर में नहीं घुसूंगा, यहीं से बहन से भेंट करके विदा हो जाऊंगा। चुप रहो, बेवकूफ़ की तरह बातें मत करो। फिर विष्णु से बोले, जा इन्हें अंदर ले जा, और ख्याल रखना बहनोई के अभाव में इनकी खातिर में कुछ कमी ना होने पाए। आश्चर्य की बात थी, विष्णु को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। विख्यात क्रोधी संजय सेन चुपचाप ही विष्णु के पीछे पीछे मकान के अंदर आ पहुंचे। अनादि भी क्या करता, पीछे पीछे आया। लोकमोहन एक व्यंग भरी दृष्टि दौड़ाकर गाड़ी पर बैठ गए। नहा धोकर राजसी नाश्ते के सामने बैठकर संजय सेन बहन से बोले, इतनी देर के बाद तुम्हें आने का समय मिला? श्रावणी बुझी बुझी आवाज में बोली, यह बात तो मैं भी पूछ सकती हूँ भैया, तुम्हें भी तो इतने दिनों बाद मेरी याद आई। सोचा था बिल्कुल अविचलित रहेगी, समझने में भी नहीं देगी कि कहीं परिवर्तन हुआ भी है। पर श्रावणी का निश्चय भाई के सामने टूट गया, गला कांप गया। शादी के बाद, ससुराल आने के बाद आज ही भाई से भेंट हुई। दुख भरी खबर वहां भी भेजी गई थी। उसके जवाब में भी संजय सेन नहीं आया था, बस चिट्ठी आई थी। खबर पाकर विमूढ़ हो गया हूँ। दुनिया में क्या भगवान नहीं है? आदि आदि। बहन के प्रश्न पर संजय सेन थोड़ा घबरा गया। अप्रतिभ होकर बोला, उस समय की बात कह रही हो? हाँ मानता हूँ, खबर पाकर आना चाहिए था, पर जानती हो मन में बड़ी चोट थी। सोचा तेरा अभागन चेहरा देखना पड़ेगा। खैर तूने तो वह सब कुछ किया नहीं, मरने दे। आजकल शहरों का रंग ढंगी कुछ ऐसा है। लेकिन फिर मिठाई का एक बड़ा सा टुकड़ा अपने मुंह में रखकर बोला, तेरा देवर एक भयंकर बात सुना रहा था, मुझे तो विश्वास नहीं हुआ। जरूर झूठ बोल रहा होगा। ऐसे भाई के सामने अब श्रावणी अपने आप को और कमजोर नहीं करेगी। स्वाभाविक स्वर में हंसकर बोली, ऐसा भी क्या कह रहा था कि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था? अरे कोई ऐसी बात है क्या? उच्चारण करने पर भी पाप लगेगा। मैंने भी उससे कहा, साड़ी गहने पहनती है तो पहना करे,
बाबू, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। श्रावणी समझ गई कि बात क्या थी, फिर भी अनजान बनकर बोली, उच्चारण करने पर भी यदि महापाप होता है तो रहने दो भैया, मैं सुनना नहीं चाहती, तुम आराम से खाओ। हाँ, मैं तो खा ही रहा हूँ, तुझे कहने की जरूरत नहीं। हालांकि एक बार तो सोचा था कि इस पाप के महल में नहीं रहूंगा, पर समधी जी का अनुरोध टालना भी तो मुश्किल है। अनुरोध? बाबूजी ने तुम्हें यहाँ आने के लिए अनुरोध किया था? और नहीं तो क्या, मैं क्या थोड़े ही ऐसे आया हूँ। बहुत अच्छी तरह से, पर तेरे देवर ने को भी अच्छी तरह से डांटा, इसलिए मैंने सोचा चलो अंदर ही चलकर बैठता हूँ। और कुछ दूँ भैया? नहीं, और कुछ नहीं लगेगा। आखिर तुम किस बात के लिए इतने परेशान हो, मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ। तुम मांस वगैरह सब कुछ खाती है? हद कर दी भैया तुमने, इतनी सी मामूली बात के लिए इतना कष्ट पा रहे हो? हाँ खाती हूँ। खाती खाती हो? तो इसके लिए आप इतने विचलित क्यों हो रहे हो? विचलित नहीं होऊंगा, स्थिर कैसे रह सकता हूँ? श्रीखंड के वैद्य ब्राह्मण हैं हम लोग। दादाजी ब्राह्मणों को भी दीक्षा देते थे, और तू छी छी, यह वृत्ति। मैं तो ऐसी ही हूँ, श्रीखंड के वैद्य वंश में मेरा नाम कट गया, और क्या। संजय सेन उठ खड़े, खाना तो पूरा ही खा चुके थे, फिर भी बोले, फिर तो मैं इस घर का अन्न भी ग्रहण नहीं कर सकता। मुझे तो शक हो रहा है कि तेरा देवर ठीक ही बता रहा था। तेरा मल्लेश ससुर, खैर छोड़ो भी इन बातों को। मैं तो तुझसे विनती ही कर सकता हूँ कि शादी की निषिद्ध चीज़ों को मत खा। मैं तुम्हें वचन नहीं दे सकती भैया, क्योंकि तुम्हारे उस श्रीखंड में विशुद्धाचार की अपेक्षा मेरे लिए मनुष्य की कीमत अधिक है। मनुष्य की कीमत? ये कैसी अजीब बात है कुछ अजीब। पर दोपहर को बिना खाए मत जाना, और मेरी सास भी बीमार है, तुम्हें उनसे भी मिलना चाहिए। जरूर मिलेगा, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, उनसे भेंट करना तो मेरा कर्तव्य है। एक तो पुत्र शोक, उस पर बेचारी बीमार। कहाँ है वे? चल अभी मिलता हूँ। किसी नौकर को साथ लेकर चले जाओ भैया, रतनलाल ने माताजी के पास ले जाओ। असीम क्लांति से श्रावणी की समस्त इंद्रियां मानो थक सी गई थी। श्रावणी के रिश्तेदार इतने सस्ते और हल्के स्वभाव के क्यों? श्रावणी के साथ उसकी आत्मा का मानो कोई योग ही नहीं। बड़ी दीदी उस दिन खबर पाकर ऐसे ही रोती चिल्लाती आई थी। लोग मोहन ने उसे यह कहकर लौटा दिया था कि घर जाकर पहले अपने को शांत कराइए, तभी अपनी छोटी बहन को सांत्वना दे सकेंगे। इस समय तो श्रावणी से भेंट नहीं हो सकती। दीदी अपमानित होकर बाहर से ही लौट गई थी। उस दिन से उसने छोटी बहन की कोई भी खबर नहीं ली। श्रावणी निसंग अकेली अपनों में ही सिमट कर रह गई थी, पर वह तो हमेशा से ही ऐसी थी। माँ विस्मृति के दिनों में ही चल बसी थी, बस बीच के सिर्फ कुछ दिन एक आवेश विहलता के थे, मानो वह सब एक स्वप्न था। विश्व मोहन की श्रावणी मानो कोई और ही श्रावणी थी। अनुसुईया अपने जीर्ण हाथों से बेटे के बड़े साले का हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाकर बोली, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ बेटा, तुम उसे समझा बुझा कर ले जाओ। दुख और शोक से इनका तो दिमाग खराब हो गया है, जो जी में आता है बकते रहते हैं। तुम्हारी बहन भी ससुर के डर से कुछ कह नहीं पाती। ससुर को मानती भी खूब है, इसलिए तो कह रही हूँ कि उनकी बात टाल नहीं सकने के कारण ही यह अनाचार कर रही है। अब ना जाने और क्या घट जाए, तुम ही कहो बेटा। माँ होकर मैं बैठी बैठी यह सब देख सकती हूँ, सह सकती हूँ? भगवान ने जो दुख दिया है उस पर तो किसी का बस नहीं। छाती पर पत्थर बांध कर बैठी हूँ। इस शोक के बाद भी यदि मुर्दे पर लोग फिर एक बार करे तो। बोलते बोलते सुनी अनुसुईया रो पड़ी। संजय सेन ने भी धोती के छोर से अपनी आंखें पोंछ ली। उस समय विष्णु किसी काम से कमरे में आया। अनुसुईया रोना भूलकर विष्णु से बोली, विष्णु बहू से जाकर बोल, उनका भाई लेने के लिए आया है, और मैं कह रही हूँ उन्हें वापस लौटा देने पर उन्हें दुख होगा। कुछ दिन के लिए बहू वहाँ घूम ही आए। कुछ ही मिनटों में विष्णु वापस आकर बोला, मुझसे यह सब क्यों कहलाती है माँ जी? भाभी जी मुझ पर नाराज हुई। नाराज हुई? क्या बोल रही है वह? संजय सेन ने पूछा। भाभी जी बोली, विष्णु तुम जाकर अपना काम करो। देख रहे हो ना बेटा, कैसी पत्थर है तुम्हारी बहन। फिर भी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि तुम इस घर से उसे ले जाओ, नहीं तो कितना बड़ा सर्वनाश होगा मैं यह सोच नहीं सकती। विष्णु तू बहू को एक बार मेरे पास बुला ला। थोड़ी देर में श्रावणी आई। माँ आपने मुझे बुलाया? हाँ, अनुसुईया तीखे स्वर में बोली। तुम्हारे भाई तुम्हें लेने के लिए आए हैं, उन्हें निराश करना उचित नहीं होगा। थोड़े दिन के लिए घुमाओ। ठीक है, मैं बाबूजी के दफ्तर आने से लौट कर आएंगे तब पूछूंगी, अगर उनका आदेश हुआ तो चली जाऊंगी। चुप रहो बहू, मुझे तुम दिमागी तरकीब सुझाने आई हो? तुम्हारे ससुर तुम्हें जाने के लिए कहेंगे तभी जाओगी? श्रावणी चुप रही। क्यों, मैं इस घर में कोई नहीं? मैं कह रही हूँ संजय के साथ जाना तुम्हारा कर्तव्य, इसलिए तुम जाओगी। आप बाबूजी के लौटने के पहले ही मुझे जाने के लिए कह रही हैं। अब अनुसुईया संजय का हाथ छोड़कर करवट बदलकर लेट गई। बोली,
तुमसे बात करना ही मेरी भूल थी बहू। छी छी छी, संजय सेन धिक्कार उठे। तेरी भी क्या अकल मारी गई है शाबी। रोग और शोक से संतप्त महिला और तू, इनसे उनसे इस तरह का। मैं किसी तरह से किसी को कुछ नहीं कहना चाहती भैया, तुम लोग ही मेरी सभी बातों का गलत अर्थ लगा रहे हो। चलो खाने का समय हो चुका है, कहकर श्रावणी चली गई। संजय भी उठने लगा। जाते जाते बोला, असल में जानती हो, मेरी बहन पढ़ने के सिलसिले में हमेशा घर से बाहर ही रही, इसलिए उसका रंग ढंग बदल गया है। नहीं तो हमारे खानदान की लड़की होकर क्या करूं। मैं खुद तो ग्रेजुएट नहीं बन सका, अब तो इन लोगों की बातचीत का अर्थ भी नहीं समझ सकता। इसका मतलब हार मान गए बेटे। कड़वा घूंट पीकर अनुसुईया ने पूछ ही डाला। संजय सेन से झटक कर बोला, अब तो कोई निश्चित फैसला करके ही यहाँ से हिलूंगा। श्रीखंड के सैन वंश की लड़की को गलत राह पर इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। पर संजय की बात पर अनुसुईया का कोई भरोसा नहीं था। श्रावणी को वह भली भांति पहचानती थी और उसके स्वभाव से समझौता नहीं कर पा रही थी, यही तो उसका दुख था। विश्व मौन नहीं रहा था। उसकी पत्नी सारे अंग में यौवन की आग लहराकर सबके सामने चारों तरफ इस तरह घूम फिर रही थी और अनुसुईया को रुग्ण असहाय दृष्टि से बिस्तर पे पड़े पड़े यह सब देखना पड़ रहा था। हे भगवान, मुझे मौत क्यों नहीं आती। श्रीखंड के सैन वंश के संजय सेन को आखिरकार हार मानकर वापस लौटना ही पड़ा। लोक मोहन ने सुनते ही ना कर दिया था। बोले, इस समय वह कहाँ जाएगी, उसके लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ, शुभ काम संपन्न होने के बाद जोड़ी के साथ ही ले जाइएगा। संजय सेन ने मन ही मन बीसियों गाली बककर मुंह से बोले, रिश्ते में आप बड़े हैं, कहने के लिए बाकी रह ही क्या गया, चलता हूँ, नमस्ते। इसके दूसरे ही दिन लोकमोहन श्रावणी से बोले, एक लड़का है, मान लो मेरे किसी दोस्त का ही लड़का है, बाहर से बदली होकर कलकत्ता आया है, उसे रहने के लिए जगह की बड़ी दिक्कत हो रही है, उसे थोड़ी सी जगह यहाँ दी जा सकती है। श्रावणी शंका की नज़र से देख रही थी। उसके मन में प्रश्न उठ रहा था, ये कैसी बात है, ऐसा प्रश्न पूछा क्यों जा रहा है। फिर नम्र स्वर में बोली, इसके लिए आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं बाबूजी, ताज्जुब है, तुमसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा, जब घर की मूल गृहिणी से पूछना व्यर्थ है। ठीक किस तरह से रहेंगे, मैं कुछ समझी नहीं। और कैसे रहेंगे, घर के लड़के की तरह रहेंगे, जिस तरह अनादि यहाँ है उसी तरह। लेकिन हाँ, वह ऐसे नहीं रहेगा, पेइंग गेस्ट बनकर रहेगा। घर के लड़के जैसा सुनकर श्रावणी एक बार तो सिहर उठी थी, लेकिन अनादि के उदाहरण से फिर सहज उठी। पूछा, पेइंग गेस्ट क्यों, कोई असुविधा होगी, अगर असुविधा हो तो बता दो, मैं मना कर दूंगा। मुझे किस बात की असुविधा होगी बाबूजी, दृढ़ स्वर में श्रावणी बोली। घर में नौकर चाकर है, अनादि बाबू है, बाहर एक और अतिथि रहेंगे, तो इसमें मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, बाहर के अतिथि के रूप में ही रखना था तो तुमसे इसकी चर्चा करने की जरूरत ही नहीं थी बहू। मैंने कहा ना कि मानना पड़ेगा कि वह मेरे किसी दोस्त का लड़का है, उसे यदि एक पारिवारिक वातावरण नहीं दिया जा सके तो लोकमोहन चुप हो गए। एक ही साथ इससे अधिक कहना शायद ठीक नहीं। श्रावणी बोली, मुझसे जितना हो सकेगा देखभाल करूंगी बाबूजी, आप निश्चिंत रहिए। सिर्फ क्या, लोकमोहन ने पूछा। मैं जानना चाहूँगी कि उसकी रहने की व्यवस्था किस कमरे में की जाएगी। वो सब कुछ तुम्हारे हाथ में बहू, क्या व्यवस्था करोगी या तुम ठीक से समझ सकती हो, मैं क्या राय दूँ, तुम ही समझ सकती हो कि तुमको किस में सुविधा होगी। जी, कहकर प्रसंग को वहीं समाप्त कर श्रावणी चली गई। और श्रावणी के जाते ही लोकमोहन लेटर पैड निकालकर चिट्ठी लिखने भी बैठ गए। चिट्ठी लिखकर उसे लिफाफे में डालकर पता लिखकर तुरंत नौकर को बुलाकर उसे पोस्ट करने के लिए भी कह दिया। लड़के का नाम भी बड़ा सुंदर था, अक्सर सुनने में नहीं आता, चंद्रपीड़। नाम लोकमोहन ने इससे पहले कभी नहीं सुना था। इस बार लोकमोहन ने एक सुंदर स्वस्थ धनी विधवा के लिए विज्ञापन नहीं दिया था। विज्ञापन इस प्रकार था, चाहिए एक पेइंग गेस्ट, संभ्रांत परिवार में आरामदायक कमरा, उत्तम व्यवस्था, पारिवारिक वातावरण, शिक्षित सुरुचि संपन्न संभ्रांत युवक के आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा। जवाब में कई आवेदन पत्र आए, उनमें से लोकमोहन ने एक ही व्यक्ति का निर्वाचन किया था। नाम था युवक का चंद्रपीड़। जापान से खिलौने बनाने की कला में ट्रेनिंग लेकर हाल ही में भारत लौटा था। उसे एक भद्र घर में आश्रय की भी जरूरत थी, जहां रहकर खिलौने बनाने के लिए एक कारखाने को खोलने की योजना भी बना सके। लोकमोहन ने सोचा, सुशिक्षित संभ्रांत परिवार का लड़का तो होगा ही, और फिर लोकमोहन अपनी आंखों से उसे देख समझकर उसका अनुमान लगा ही लेंगे। मान लेना पड़ेगा कि मेरे किसी दोस्त का लड़का है। यह बात बार बार श्रावणी के मन पर धक्का मार रही थी।
मान लेना होगा। इसका क्या अर्थ? या तो वह परिचित था और या बिल्कुल अपरिचित। इसके अलावा लोकमोहन को पेइंग गेस्ट रखने की ऐसी भी क्या जरूरत पड़ी थी? क्या उन्हें पैसों की वाकई इतनी जरूरत थी? या उनका मन किसी युवा का संग पाने के लिए ललायित था? या इस स्तब्ध पाषाणपुरी में नए प्राणों का स्पंदन सुनना चाहते थे? या यह सारा कुछ ही उनकी एक नई चाल थी? या यह और किसी चीज की भूमिका थी? बार बार श्रावणी का दिल कांप उठता था। बुक शेल्फ पर पड़े पति के फोटो पर जाकर उनकी नजर रुक जाती थी। केवल फोटो ही नहीं, उस फोटो के नीचे खुला हुआ चश्मा भी मानो नजर फैलाकर अंतर्भेदी दृष्टि से श्रावणी को देख रहा था। और मनी मन श्रावणी बोली, इस तरह से क्या देख रहे हो? बोलो, क्या दिख रहा है तुम्हें? कमजोरी, विश्वास का अभाव? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। बिना कारण मुझे कितना दुख भोगना पड़ रहा है, देख ही रहे हो ना। अब तो अपने मन को चीरकर देखना ही बाकी रह गया है। चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों ना आए, श्रावणी घबराएगी नहीं। मन ही मन वह संकल्प कर बैठी। उधर अनादि जाकर अनुसुईया के पास बिलख उठा, मामी मामी, मामा जी के कमरे में लगा जो अटैच्ड बाथ वाला कमरा था ना, जो कमरा बड़े अतिथि के लिए बंद करके ही रखा जाता था, आज वह कमरा खोल दिया गया है। मामा जी के किसी दोस्त का लड़का यहाँ आएगा। खिड़की और दरवाजों पर नए पर्दे लगाए गए हैं। टेबल पर कढ़ाई किया टेबल क्लॉथ। सिर्फ मेरे हिस्से में सबसे रद्दी कमरा आया है। अनादि के आक्षेप को अनसुनी कर अनुसैया ने पूछा, दोस्त का लड़का? कौन? नहीं जानता मामी, विलायत या जापान से ना जाने कहाँ वास वास करके आए हैं साहबजादे। रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मेरा मकान उसके रहने के लिए उचित समझा गया। वही तो देख रहा हूँ। यह व्यवस्था किसने की है? और कौन कर सकता है व्यवस्था? मामा जी की है, पर कमरा भाभी जचा रही है। सुन रहा हूँ वह कल ही आ जाएंगे। ओरे अनादि! अचानक अनुसुईया दहाड़ मारकर रो पड़ी। बोली, शोक और दुख में वे पागल बन चुके हैं। तू लोगों को देखकर पहचान भी नहीं सकता? डॉक्टर को बुलाकर उन्हें पागल खाने में भिजवा दे, नहीं तो किसी दिन सर्वनाश हो जाएगा। जो अभी अभी कोई बड़ी दुर्घटना हो गई है। इस तरह से अनुसुईया रोने लगी। घर के सारे सदस्य एकाएक चौंक पड़े। हुआ क्या? नया कौन सा दुख आ पड़ा? दरवाजे पर भीड़ लग गई। फिर भी अनुसुईया चुप नहीं हुई जब तक लोकमोहन ने स्वयं आकर कसकर डांट नहीं लगाई। बैठक से उठकर आए थे, आंखों पर से चश्मा उतारते हुए बोले, क्या हो रहा है ये सब? एक क्षण के लिए अनुसुईया चुप हो गई। फिर करुण कातर स्वर में बोली, बुलाओ अपने डॉक्टर को, मुझे थोड़ा जहर लाकर दे दे, सब यंत्रणाओं से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। एक बार अनुसुईया की तरफ देखकर लोकमोहन बोले, यंत्रणा अगर किसी को कम होगी तो वह होगी मेरी, पर सोचना व्यर्थ है। डॉक्टर यंत्रणा से मुक्ति दिलाने के लिए कुछ भी नहीं देगा। जानती हूँ, जानती हूँ, जानने को कुछ बाकी भी है। मैं मरूं तो तुम चैन की बंसी बजाओ। तुम क्या कम पत्थर हो? मुन्ना चल बसा, फिर भी तुम तो पत्थर के पत्थर रहे। इसी बात की याद कर अचानक तुम्हारे चिल्लाने का मन किया था। हे भगवान, कितने निष्ठुर हो तुम। यह बात भी तो कोई नई नहीं है, और कुछ कहना चाहती हो तो वह भी कह डालो। मुझे तंग करने के लिए आंसुओं का सहारा लेने की कोशिश मत करना। अनुसुईया बिस्तर पर ही उठ बैठी। फिर टूटे स्वर में बोली, दया ममता की भीख अब तुमसे नहीं मांगूंगी। केवल जानना चाहती हूँ कि तुम किसे लाकर इस घर में प्रतिष्ठित करना चाहते हो। मन में क्या सोच रखा है तुमने? घर में? घर में किसे? ओ, मेरे उस पेइंग गेस्ट के लिए कह रही हो? पेइंग गेस्ट? दोस्त का लड़का नहीं पेइंग गेस्ट आ रहा है? हाँ, उस लड़के से तो इसी तरह की बात हुई है। महीने के महीने 200 रुपये देगा, बदले में उसे अपने परिवार के बीच रहने दूंगा। ओह, यह बात है। अनुसुईया सिकुड़कर व्यंग से बोली, आदमी रखकर तुम रुपया कमाओगे? इस बुढ़ापे में तुम मुझे आज समझाने आए हो? मैं तुम्हें क्या नहीं जानती? जानती हो क्या? लोकमोहन जोर से हंस पड़े। बोले, तो फिर पूछी क्यों रही हो? तुम आंख से खेलना चाहते हो? हाँ, यही चाहता हूं, बस अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। चिल्लाने की बात नहीं है। अनुसुईया हिस्टीरिया के रोगी की भांति गौं करने लगी। मेरा मुन्ना चला गया और तुम किस जहन्नुम में से एक अभागे को लाकर घर बिठाओगे? क्यों क्यों? मैं किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने दूंगी। चिल्लाऊंगी, उसे निकाल कर बाहर कर दूंगी। और अनुसुईया तकिए पर सिर पटक पटक कर रोने लगी। अनादि उन्हें संभालते हुए बोला, मामी चुप रहो, धीरज रखो। एक क्षण अनादि की तरफ देखकर लोकमोहन बोले, अनादि, कल से तुम मेस में जाकर रहना, हर महीने आकर खर्च ले जाना। उस एक दिन के अलावा महीने के बाकी 29 दिन तुम्हें इस मकान में देखना भी नहीं चाहता। हुक्म देकर लोकमोहन चले गए। अचानक उस हुक्म की चोट से अनुसुईया का रोना बंद हो गया। अनादि हतप्रभ सा खड़ा रहा। लोकमोहन कभी इस तरह का हुक्म दे भी सकते हैं, ऐसी आशंका किसी को नहीं थी। अनादि ही तो उस चीर रुगड़ा अनुसुईया का दाहिना हाथ था।
अपना बेटा तो बचपन से ही माँ की गोद छोड़कर अपनी वृद्धि की चमक से सफलता के शिखर पर पहुंच चुका था। असफलता की दुनिया में केवल अनादि ही पड़ा रह गया था और अनुसुईया का अनुगत सेवक बनकर वह यहाँ अपने रहने के खूंटे को मजबूत बनाकर रखना चाहता था, क्योंकि बिना मेहनत के उत्तम आहार, बढ़िया कपड़े और निश्चिंत बेकार जीवन का स्वाद वह ले भी कहाँ सकता था। उस रात सोने के पहले श्रावणी लोकमोहन के कमरे में टेबल के किनारे आकर सटकर खड़ी हो गई। लोकमोहन स्थिर गंभीर आवाज में बोले, कुछ कहना है बाबूजी? बोलो बेटा, अनादि बाबू के ऊपर आप अपना हुक्म हटा नहीं सकते? कैसा हुक्म? अनादि को क्या हुआ? विस्मय से लोकमोहन ने पूछा। अपना दिया हुआ हुक्म वे स्वयं ही भूल गए थे। वास्तव में अनादि जैसे लोगों की बात अधिक देर तक याद रखने लायक सस्ता उनका मन भी था नहीं। श्रावणी बोली, अनादि बाबू अपना सामान लेकर यहाँ से जा रहे हैं। जा रहा है? एकाएक उन्हें सुबह की घटना याद आ गई। बोले, जा रहा है तो क्या हुआ? नहीं बाबूजी, उनके अभाव में माँ को बड़ा कष्ट होगा। लोकमोहन एक खीन सी हंसी हंसकर बोले, अनादि के चले जाने से हो सकता है तुम्हारी सास को थोड़ी असुविधा जरूर हो, पर उसके चले जाने पर वह स्वस्थ हो जाएंगी। नहीं, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, वह कहीं नहीं जाएगा। लेकिन वे तो जा रहे हैं। अरे जा रहा है पर नहीं जाएगा, यही तो बात है। माँ रो रही है। रो रही है तो इसमें हर्ज क्या है? रोने से वह स्वस्थ रहेंगी। हिस्टीरिया के मरीज के लिए रोना एक दवाई का काम करता है। पर अनादि के मामले में तुम निश्चिंत रह सकती हो, वह बेवकूफ नहीं है। स्वाभिमान में आकर अपना भविष्य नहीं बिगाड़ेगा। खाना तो खाया था ना, जाना था इसलिए पहले ही खा चुके थे। माँ रोड पीट रही थी, नहीं तो शाम को ही चले जाते। अब कल सुबह जाएंगे। ठीक है, 2-4 दिन घूम आना, उसके लिए अच्छा रहेगा। बीच बीच में आबो हवा का परिवर्तन भी अच्छा रहता है। इसके बाद श्रावणी और क्या बोल सकती थी। लोकमान बोले, चंद्रपीड़ के रहने की व्यवस्था दक्षिण के बरामदे से लगे कमरे में ही की है ना? यह कोई जरूरी बात नहीं थी, पर लोकमोहन के पेइंग गेस्ट का नाम सुनकर श्रावणी एक क्षण अवाक रह गई। बड़ा सुंदर नाम है, फिर अस्फुट ही उच्चारण हो गया। चंद्रपीड़? लोकमान बोले, चंद्रपीड़ राय कल ही यहाँ आ पहुंचेगा, आने पर देखना। लड़का अच्छा है। 1 मिनट चुप रहकर श्रावणी बोली, मुझे भेंट करने की कोई खास जरूरत है? अवश्य, जरूरत कैसे नहीं, बोलो। घर के लड़के जैसा रहेगा, एक साथ खाना वाना खाएगा, यह सब देखने सुनने का दायित्व तो तुम ही पर तो है। अच्छा, कहकर श्रावणी चली गई। श्रावणी निसंकोच ही ससुर के सामने से चली आई थी, क्योंकि उसके मन ही मन सोचा था लोकमोहन शतरंज की जो चाल चल रहे हैं उसमें वह ही जीतेगी। विश्वमोहन का फोटो हो सकता है धूल से मलिन पड़ रहा हो, पर श्रावणी अपने को मलिन नहीं होने देगी। बुद्धि के गौरव से लोकमोहन को मुस्कुराने का मौका श्रावणी कभी नहीं देगी। सच में ही अंत तक अनादि का जाना नहीं हुआ, क्योंकि उसके जाते समय अनुसुईया बेहोश हो गई थी। ऐसी स्थिति में उन्हें छोड़कर वह कैसे जा सकता था? उसके दूसरे दिन भी नहीं जा सका। डॉक्टर को बुलाना, दवाई लेना, कितनी दौड़ धूप करनी थी, कैसे जाता? और उसके दूसरे दिन धत, इतने दिनों तक कहीं किसी को कोई छोटी सी मोटी बात पर गुस्सा किया जा सकता है? और तब तक तो चंद्रपीड़ भी आ गया था। जवान लड़का। अनुसुईया सिर की कसम देकर अनादि से बोली थी, बेटा अनादि, इस विपत्ति में परिवार की मान मर्यादा का बार छोड़कर चले मत जाना। यहाँ रहेगा तो कम से कम साथ साथ रहकर देख सुन तो सकेगा, नहीं तो काया से क्या हो जाएगा मैं सोच भी नहीं सकती। अनादि बड़बड़ाया, मामा जी को अचानक पैसे की क्या जरूरत आ पड़ी 200 रुपए के लिए? चंद्रपीड़ को का कमरा, उसकी सजावट, सब कुछ पसंद आया। आते ही उसने दरवाजे का पर्दा खींच दिया और आराम से बिस्तर पर लेट गया। मन ही मन सोचा, खाना मिले या नहीं, यदि सारे महीने इतना ही आराम मिलता रहे तब भी 200 रुपये सध जाएंगे। हालांकि यहाँ आने से पहले उसे मालूम नहीं था कि मकान इतना बड़ा होगा और घर के मालिक इतने संभ्रांत और सज्जन निकलेंगे। पहले तो उसे थोड़ा डर और संकोच हुआ था, पर लोकमोहन के सहज व्यवहार से वह भी दूर हो गया था। कमरा दिखाने के बाद ही लोकमोहन बोले थे, अच्छा मिस्टर राय, घर के लड़के की तरह मैं आपको यदि तुम कहूँ तो आपत्ति तो नहीं? बस चंद्रपीड़ का सारा संकोच एक पल में हवा हो गया। इतने बुजुर्ग आदमी के सामने वह हल्ला तो नहीं कर सकता था, पर हंसकर बोला, यह भी पूछने की कोई बात है मिस्टर गुप्ता? अगर आप मुझे आप कहते तो मुझे भी संकोच होता। ठीक है, मैं निश्चिंत हो गया। थोड़ी देर बाद और भी कुछ बातचीत करके उस दिन लोकमोहन अपने कमरे में लेट गए। चंद्रपीड़ के पिता उसके बचपन में ही गुजर चुके थे। सिर्फ विधवा माँ थी उसकी। चंद्रपीड़ ने मामा के घर पर ही रहकर पढ़ाई लिखाई की थी। फिर बाप ने जो पैसा उसके लिए रख छोड़ा था, उसी के बल पर जापान चला गया था खिलौना शिल्प पर ट्रेनिंग लेने। वहीं उसे खबर मिली कि उसकी माँ भी अब नहीं रही। पहले तो उसने निश्चय किया कि वह देश लौटेगा ही नहीं, पर बाद में सोचा कि सीखी हुई विद्या अगर देश के ही काम ना आई तो क्या लाभ। यही सोचकर वह लौट भी आया, पर आने के बाद उसे बड़ा दुख हुआ। मामाओं का परिवार बिखर गया था, माँ का परम आश्रय भी नहीं था। 3 मामाओं में किसके पास उसे रहना चाहिए वह समझ नहीं सका।
सभी ने उसे प्यार से रहने के लिए कहा था। चंद्रपीड़ लड़का भी लायक था। विवाह के बाजार में उसकी कीमत बेजोड़ थी, पर चंद्रपीड़ का मन उचट चुका था, इसलिए किसी भी मामा के पास रहने का मन नहीं हुआ। पर अकेले रहने की भी आदत उसे नहीं थी, इसलिए इन दिनों पेइंग गेस्ट के विज्ञापन देख रहा था। लोकमोहन का दिया हुआ विज्ञापन उसे पसंद आया और संयोग की बात थी कि लोकमोहन ने भी पेइंग गेस्ट के रूप में उसे ही पसंद किया। आते ही चंद्रपीड़ समझ गया कि पैसे के लिए नहीं, वरन संग पाने के प्रयोजन से ही लोकमोहन ने इस तरह का विज्ञापन दिया था। परिवार में अपनी कोई संतान नहीं, पत्नी चीर रुगड़ा, संभवतः लोकमोहन की एक व्यसका कन्या थी और एक भांजा, अनादि नाम था शायद, बाकी तो सब नौकर चाकर थे। लोकमोहन ने पहले ही दिन कहा था अपने को इस परिवार का सदस्य समझना। चंद्रपीड़ ने मन ही मन सोचा, लोकमोहन के अनुरोध की मर्यादा वह अवश्य करेगा, परायों की तरह नहीं रहेगा। ना जाने उनकी लड़की कैसी है, एक ही मकान में जब रहेंगे कभी ना कभी भेंट तो होगी ही। क्या पता कहीं उसके चक्कर में ना आ जाऊं या मुझे देखकर वही मुझ पर फिदा हो जाए। ऐसे लड़का तो मैं भी कोई बुरा नहीं, देखने में भी अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। हाँ, रंग जरूर थोड़ा फीका है। ड्रेसिंग टेबल पर लगे आईने में अपने को देखकर चंद्रपीड़ हंसकर मनी मन बोला, किसी भी सुंदरी के प्रेम में पड़ने के लिए मैं हर तरह से योग्य हूँ। अचानक किसी ने बाहर से कहा, अंदर आ सकता हूँ? कौन? शायद वह भांजा ही आया होगा। प्रतिदिन अनुसुईया की नाड़ी देखना तो अब डॉक्टर के रोज के कामों में से था। चिकित्सा करने लायक तो कुछ था भी नहीं, सिर्फ घुमा फिराकर दवाई देकर रोगी के परिवार को ढांढस देना था। डॉक्टर भी थक चुके थे, समय की भी कमी थी उनके पास, फीस भी उनकी अधिक थी। बिना प्रयोजन यहाँ रोज रोज आना उन्हें खल रहा था, पर यह बात वे लोकमोहन को नहीं कह सकते थे। इसलिए एक दिन डॉक्टर ने लोकमोहन से कहा, मिस्टर गुप्ता मेरा एक असिस्टेंट है, मैं उसे कह दूंगा कि मिसेस गुप्ता का प्रेशर चेक कर जाएगा। मैं नियम से आ नहीं पाता, तुम्हारे यहाँ की शर्मिंदा हूँ। लोकमोहन हंसकर बोले, अरे डॉक्टर, शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए, हर वक्त तुम्हें तंग करता रहता हूँ। मिसेस गुप्ता को अब भी रोज डॉक्टर को दिखलाना जरूरी है या नहीं, तुम ही बता सकते हो। और कोई व्यवस्था कर सको तो वो भी ठीक है। यह मालूम तो मेरे जुरिडिक्शंस के अधीन है नहीं, बहू से पूछो, अनादि से भी पूछ सकते हो। डॉक्टर साहब अनादि से ही बोलकर चले गए। श्रावणी से बात करने में उन्हें झिझक होती थी, मुंह की बात अनकही रह जाती। अनादि से ही डॉक्टर ने पूछा, ये मिस्टर गुप्ता के बगल वाले कमरे में कोई आया है क्या, कोई नया रिश्तेदार? रिश्तेदार ना और कुछ, अपने ही ढंग से अनादि बोला। जी पेइंग गेस्ट है, रिश्ता विश्ता कुछ नहीं। पेइंग गेस्ट? डॉक्टर भी सुनकर हैरान हो गए। अनादि बोला, मामा जी को इस समय पैसों की बड़ी जरूरत है, कुल मिलाकर 200 रुपये ही तो देता है, उसी के पीछे खर्च हो जाता है। अब क्या बताए, रुपए की बात पर ध्यान न देकर डॉक्टर साहब बोले, उनके किसी दोस्त का लड़का है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, किसी भी दोस्त का नहीं। अच्छा, करता क्या ये छोकरा? भगवान ही जानता है, पता नहीं कोई कुछ सीख कर आया है बाहर से, और क्या करता है यह तो मैं नहीं बता सकता हूँ। डॉक्टर जाते जाते उस कमरे में एक बार चली गए, तिरछी नजर से उसको देखना नहीं भूले। कमरे में जा देखा कि वह बैठा कागज कलम से कुछ लिख रहा था। लगातार बीमारी का भोजन करते करते अनुसुईया को खाने के नाम से ही अरुचि हो गई थी। अब वह कुछ ना कुछ कभी कभी अनादि के हाथ से मंगा करके खा लेती थी। इस बार उसने अनादि को से पकौड़ियां मंगा कर खाई। वो अनादि बोला, गरम गरम पकौड़े लाया हूं तलवा करके, तुम पर तो कड़ा पहरा है, क्या पता भाभी किशन आ जाए या किशन कमरे में उसकी जरूरत पड़ जाए। अनुसुईया विकृत स्वर में बोली, जरूरत तो क्या खाए, मुझे दूध पिलाने आएगी, क्या कहूँ अनादि, भगवान सब तरफ से मुझे मार रहे हैं, नहीं तो उसकी हिम्मत थी कि मुझ पर इस तरह हुक्म चलाती, दूध पिलाकर मुझे जिंदा रखेगी। अरे मेरा कौन सा सुख का जीवन है जो मुझे 100 वर्ष जीना पड़ेगा। अनादि इधर उधर ताककर झट से बोला, भाभी तो यही कहती है कि तुम 100 साल जियोगी। क्या कहा उस सर्वनाशी ने? बहुत उत्तेजित हो उठती हो मामी। जाओ, वह कुछ नहीं कहती थी, तुम्हारी कमजोरी के लिए कहती थी। माँ की कमजोरी मानसिक है, वे चाहें तो स्वस्थ होकर घूम फिर कर काम काज कर सकती थी। कहने का मतलब है तुम बीमार हो ही नहीं। चुप रह अनादि, मेरे सामने उसकी बात मत कर। और क्या कहती थी वह? कहती तो बहुत कुछ थी, पर रहने भी दो, सुनकर खामखा तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जल्दी से पकौड़ी खा लो, नहीं तो किसी की आंख पड़ जाएगी और किसी बात डॉक्टर के कानों तक पहुंच जाएगी। अरे तुम्हें डॉक्टर से डरती थोड़ी हूँ, सबको दिखा दिखा कर खाऊंगी, कहकर अनुसुईया ने पत्ते में लिपटी पकौड़ियों को ले लिया। उसे रोमांच हो रहा था, इन सब का स्वाद तो वह भूल ही चुकी थी। इस परिवार में तो छैने के पेड़ों के अलावा बाहर से और कुछ आता ही नहीं था।
अनुसुईया की जब शादी हुई थी, लोग मौन उस समय पढ़ रहे थे। अनुसुईया के ससुर गंगा स्नान करने के बाद पत्ते में लपेटकर पकौड़ी, कचौड़ी और गरम जलेबियां लाते थे। आते ही पत्नी को पुकारते, कहाँ गई, यह सामान रखो और बहू को थोड़ा ज्यादा देना। वे अनुसुईया को खूब मानते थे, पर वह मानना क्या मानना इस तरह था कि लोकमोहन अपनी बहू को मान दे रहे थे। अनुसुईया जब छोटी सी थी, उसके रिश्ते की एक बुआ उसकी नज़र में धनी परिवार की आदर्श गृहिणी थी। वह हर साल मेले के समय पति, बच्चों के और नौकर चाकर के साथ मायके आती, और तब पूरा का पूरा अनुसुईया का मायका उसकी महिमा से चकाचौंध उठता। जरी के किनारे वाली कीमती साड़ी बांधकर जब वह गंगा स्नान करती तो सभी मंदिरों में फेरा लगाती, गांव के सभी घरों में जाती, सभी को मिठाई बांटती, भाई भतीजों पर खूब खर्च करती, नौकर चाकर को भी टोकरी टोकरी भर मिठाई देती, भाभियों को साड़ी देती, कपड़े, जेवर और ऐश्वर्य से लदी हंसती बोलती वह बुआ मानो गांव की जान थी। ऐसी महिला फिर कभी अनुसुईया को नजर में ही न आई। फिर अनुसुईया स्वयं भी तो धनी घर की बहू थी। वैसे वह उस बुआ से किसी तरह कम नहीं थी, पर जीवन भर कभी भी वह अपने पति पुत्र के साथ मैके नहीं जा पाई थी। प्रस्ताव सुनते ही लोकमोहन हंसकर टाल देते। अपनी माँ के घर जाने की तुम्हारी इच्छा स्वाभाविक है, पर हम लोगों के का प्रश्न कहाँ उठता है। जाना चाहती हो तो आदमी भी साथ चला जाएगा या ड्राइवर पहुंचाएगा, पर इस तरह अनाथ की तरह अकेली अनुसुईया क्यों जाएगी बाप के घर। पति को आंचल में बांध कर न ले जाने की पर कोई इज्जत नहीं। पति जज है, और ऐसे जज पति से 5 जनों के सामने किसी हुक्म की तामील करवाकर अपनी महिमा न दिखा सके तो जाने से फायदा ही क्या। एकमात्र इकलौता बेटा, उसे भी छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर ऐसे प्रभाव शून्य अभागे जीवन को पीहर वालों को दिखाने की इच्छा अनुसुईया की कभी नहीं हुई। कभी किसी की बीमारी में या किसी शोक के अवसर पर अनुसुईया अकेली माँ के घर गई भी थी, पर उस परिस्थिति में अकेली जाना किसी को नहीं खटकता था। बेटे की शादी के बाद एक बार बहू बेटे को लेकर जाने की इच्छा अनुसुईया ने प्रकट की थी, पर बाद में ऐसा प्रस्ताव करने पर उसे स्वयं पर ही धिक्कार हुआ था। आखिर क्यों? क्या श्रावणी ने कोई अभद्र व्यवहार किया था? शायद नहीं। आचरण उसका आध्यात्मिक भद्र था, और यही अनुसुईया के लिए अधिक यंत्रणादायक भी था। परिवार के अपनों से भी लोग क्या केवल भद्र आचरण ही करते हैं? कभी कभार सहज और खुले क्यों नहीं होते? लेकिन इस परिवार का रंग ढंग ही कुछ ऐसा था कि ये लोग अपने को बदल नहीं सकते थे। अनुसुईया खूब समझती थी। लोकमोहन और श्रावणी उसे ऐसी दृष्टि से देखते थे। बहुत सोच विचार कर अनुसुईया इस निष्कर्ष पर पहुंची कि बीमारी ही इसका एक कारण है। जज की आदर्श पत्नी की तरह भी भारी भरकम होती तो लोग उसे भी जरूर मानते, पर क्या करे, उसके विचार इसके खिलाफ थे। नहीं तो 30 तोले के जेवर पहनने की क्या उसकी क्षमता नहीं थी? जीवन भर डॉक्टर को दिखा दिखा कर वह इस काबिल नहीं, और घिसती भी गई और दिन प्रतिदिन घिसती ही चली गई। लेकिन उसकी यह बहू, कैसा स्वस्थ शरीर पाया था। पति के वियोग में भी घिसी नहीं, ना ही उसके रूप सौंदर्य में कोई बाधा पड़ी। अनुसुईया के सोचने में बाधा पड़ी। अनादि बोला, भाभी आ रही है। अनादि की चेतावनी पाते ही उन्होंने पकौड़े का पत्ता पलंग के नीचे फेंक दिया और हाथ पहुंचकर सिर पलट करके लेट गई। श्रावणी ने आते ही दूध का गिलास दिया। अनुसुईया श्रावणी की आंखों में आंखें मिलाकर नहीं देखी, करवट बदलते हुए बोली, दूध नहीं पीऊंगी, अनादि कह दे। पर श्रावणी नाराज होकर गई नहीं, बोली, तबीयत खराब है इसलिए। इस पर अनुसुईया ने कोई जवाब ना दिया। माय गॉड, ये उनकी लड़की ने, मैं तो अभी तक सोचा था कि उनकी एक बिन ब्याही लड़की है। वो लड़की नहीं है, उनकी बहू है। अनादि बोला। चंद्रपीड़ बोला, बड़ी स्वाभाविक बात है अनादि बाबू, मेरा मन बड़ा उदास हो गया। मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। लोकमोहन बाबू को देखकर कुछ आभास ही नहीं मिलता कि उनके अंदर इतना बड़ा कोई दुख भी है। गंभीर होने पर भी बड़े सीधे स्वभाव के हैं। अनादि नाटकीय ढंग से बोला, आयरन मैन, समझे ना मिस्टर रॉय, मेरे मामा जी बिल्कुल फौलाद के बने हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई पर उन्होंने अपने को संभाले रखा, अपने कामकाज में यथावत डूबे रहे। हाँ, बेचारी मामी बिल्कुल टूट चुकी है, जिंदा होकर भी मरी जैसी पड़ी रहती है। अच्छा, एक बात बताइए अनादि बाबू, मुझे भी माँ जी से एक बार मिलना चाहिए, चंद्रपीड़ ने पूछा। अनादि चौंक बोला, ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा मिस्टर रॉय। लड़के के मरने के बाद वह कैसी हो गई हैं? आप जैसे कम उम्र के किसी लड़के को देखकर वह अपना धैर्य खो बैठती हैं। इस समय तो मैं ही उनका एकमात्र सहारा हूँ।
थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद चंद्रपीड़ बोला, मुझे किस तरह रहना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप सिर्फ अभिनेता बनकर रहिए मिस्टर रॉय। मामा जी ने आपको जैसा समझाया आप उसी हिसाब से रहिए। अंदर की बातें आप जानते हैं, यह उन्हें मत समझने दीजिएगा। मैं तो दोस्त की तरह सब बातें आपको बता गया। असल में आप मुझे बहुत पसंद है। चंद्रपीड़ हंसकर बोला, आप भी मुझे पसंद है। टेबल पर चाय रखी है। बरामदे में कांच लगी खिड़कियों से धूप की किरणें कुर्सी पर और मेज पर बिखरी पड़ी हैं। श्रावणी टेबल पर नाश्ते की प्लेटें सजा रही थी। शीशे से रंगीन धूप की किरणें उसकी सफेद साड़ी पर पड़ रही थी। खिड़कियों पर रंगीन शीशे लगवाने का फैसला अनुसुईया का ही था। मकान बनते समय वह इस तरह की जिद पर अंत तक अड़ी रही। विश्व मोहन नाक सिकोड़कर बोले थे, बिल्कुल गांव का स्टाइल है। लोक मोहन बस उससे एक ही बार बोले थे, माँ की बात रहने दो, बरामदा अंदर की तरफ है इसलिए उसकी राय में से ही काम होना चाहिए। पर शीशे लगने के बाद सभी को पसंद आया था। विश्व मोहन ने कितनी ही बार चाय की टेबल पर श्रावणी से कहा, तुम तो बिल्कुल परी जैसी लगती हो। श्रावणी भी हंसकर बोलती, परी को तुमने कभी देखा है? परी को देखने की जरूरत ही नहीं, उसका रूप तो मन के अंदर होता है, फिर एक दिन मन से निकलकर वह मूर्त रूप धारण कर लेती है। यही कहना चाहते हो ना? श्रावणी मुस्कुराकर बोली। ठीक, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। फिर मौका देखकर झट से श्रावणी को थोड़ा सा प्यार कर लेता था श्री विश्व मोहन। घर में खाने पीने पहनावे में आधुनिकता बरतने पर भी आचरण में कुछ रूढ़ीपन था, वह भी अनुसुईया के संस्कारों के कारण। अनुसुईया को कभी भी पसंद नहीं था कि बेटे और बहू उसके सामने ही हास प्रयास करें। बड़ों के प्रति कुछ इज्जत और थोड़ी दीवार तो होनी ही चाहिए। पर श्रावणी के लिए क्या इस निषेध की कभी जरूरत थी? उसके स्वभाव में भी एक नम्रता थी और उसकी शालीनता पर उंगली उठाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे तो विश्व मोहन भी कोई हल्के स्वभाव का आदमी नहीं था, पर नई नई शादी हुई थी, लेकिन स्वाभाविक उच्छ्वास को भी अनुसुईया की वजह से संयत रखना पड़ता था। सफेद साड़ी में लिपटी श्रावणी आज भी परी जैसी ही दिख रही थी। इधर उधर घूमते फिरते समय साड़ी की परतें नीली, बैंगनी और हरे रंग की किरणों से चमक उठती थी। पर आज आज उसके इस रूप को देखकर सराहने वाला कोई नहीं था। केवल लोक मोहन ने अखबार पढ़ते पढ़ते अखबार की आड़ में से पूछा, लड़का कैसा लग रहा है? लड़का? चाय की टेबल पर केतली रखकर श्रावणी बोली, आप चंद्रपीड़ के बारे में पूछ रहे हैं? चंद्रपीड़? श्रावणी की जबान से सहसा चंद्रपीड़ नाम सुनकर लोक मोहन विस्मित हो गए, या थोड़े दुखी या विचलित। तो क्या श्रावणी चंद्रपीड़ को उसका नाम लेकर पुकारती थी? लोक मोहन ने तो मिस्टर राय कहकर ही परिचय करवाया था। स्वयं भी वे चंद्रपीड़ को तुम कहने पर भी संबोधन राय कहकर ही करते थे। पर श्रावणी कब कैसे इतनी अंतरंग बन गई कि मिस्टर रॉय से चंद्रपीड़ पर उतर आई, और वह भी इतनी जल्दी? लोकमोहन यही चाहते थे? क्या वे देखने के लिए आतुर नहीं थे कि उनकी बुद्धि के उत्ताप से कठिन श्रावणी का मन धीरे धीरे पिघलेगा? विस्मय से लोकमोहन ने पूछा, तुम उसे नाम लेकर पुकारती हो? जब घर के लड़के की तरह ही है तब नाम लेकर पुकारना ही तो चाहिए ना बाबूजी। कोमल स्वर में श्रावणी ने जवाब दिया। अखबार को समेटकर लोकमोहन बोले, सो तो ठीक है, पर वह कुछ सोच सकता है? इतनी जल्दी? नहीं बाबूजी, कुछ सोच सके इस तरह का लड़का वह है ही नहीं। लोकमोहन की भूख अनजाने ही तन गई। बोले, अनादि बाबू आजकल दिखते नहीं, चाय पीनी छोड़ दी क्या? नहीं, सिर्फ आपके सामने आना छोड़ दिया। वजह? आपने ही उन्हें सामने आने के लिए मना कर रखा है। श्रावणी ने हंसकर ही जवाब दे रही थी। लोकमोहन को लगा उन्होंने बहुत दिनों बाद श्रावणी को हंसते देखा। इस हंसी का कारण कौन हो सकता था? इसी बीच चाय की टेबल पर चंद्रपीड़ भी आकर बैठा। सफेद कुर्ते पजामे में सुंदर दिख रहा था। आओ बैठो राय, आवाज में सहृदयता का सुर लाकर लोकमोहन बोले। अगरपाड़ा में तुम्हारे कारखाने खुलने की बात चल रही थी, क्या हुआ? सुविधाजनक जगह नहीं मिल रही मिस्टर गुप्ता। सुविधाजनक जगह आजकल बड़ी दुर्लभ वस्तु है राय। जगह बनानी पड़ती है अपनी चेष्टा से, कभी कभी विधाता प्रदत्त भी मिल जाती है। श्रावणी की ओर ताककर चंद्रपीड़ हंसता हुआ बोला। लोकमोहन ने दोनों को देखा। पल भर के लिए तो उनकी भौं तन गई, पर तुरंत ही अपने को संभाल कर बोले, आज का अखबार पढ़ा है? चंद्रपीड़ शर्म की हंसी हंसकर बोला, नहीं, अभी तक तो नहीं पढ़ा है। इतनी देर तक करते क्या हो यंग मैन, थोड़ी फुर्ती होनी चाहिए। अच्छा तुम लोग बैठो, खाओ, मैं जरा उठता हूँ। श्रावणी और चंद्रपीड़ को चाय की टेबल पर छोड़कर लोकमोहन बड़े सहज भाव से उठ पड़े। बाबा, चंद्रपीड़ भय का अभिनय करके बोले, मिस्टर गुप्ता के साथ बात करने में इतना डर लगता है। श्रावणी हंस पड़ी। क्यों डर? किस बात का? किस बात का? आप क्या कह रही हैं? बाप रे, जज की आंखों में इस कदर ताकते हैं, अपने को मुजरिम सा महसूस होने लगता है। तब तो आपके लिए बड़ी मुश्किल की बात है। मुश्किल क्यों? आप ही कहिए, आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। इसके जवाब में मुझे क्या कहने का मन हो रहा है बताऊं? क्या? यही कि या तो आप उनसे बोलती ही नहीं है, या फिर स्वयं ऐसी बदमिजाज औरत है कि बात अधूरी ही थी कि श्रावणी खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऐसा लगा
मानो बहुत दिनों के बाद किसी खिड़की का पल्ला अचानक खुल गया हो। धूप की किरणें चंद्रपीड़ के चेहरे पर भी पड़ रही थी। श्रावणी उसकी तरफ देखे बिना नहीं रह सकी। कितना भोला चेहरा था, होठों की बनावट बच्चों सी सुकुमारा, आंखों की दृष्टि में तेज वृद्धि और सरलता का समन्वय। ऐसे व्यक्ति को दूर हटाकर रखना कठिन था। दूर रखने में ही शर्म आती थी और प्यार किए बिना रहा नहीं जा सकता था। श्रावणी की हंसी सारे मकान में गूंज उठी। अनसुईया पूछी ही बैठी, कौन हंस रहा है रे इस तरह बिष्टू? बिष्टू गंभीर होकर बोला, भाभी जी। भाभी जी इस तरह हंस रही हैं? और कौन है, अनादि? अरे नहीं, नए गेस्ट बाबू। वही नया लड़का? जी माँ जी। बहू से बातें करती है? हाँ माँ जी। हाँ, और हाँ, बातें करनी नहीं आती तुझे? निकल जाए यहाँ से। क्या करता बिष्टू धीरे से निकल गया। बिष्टू विश्व मोहन का खास नौकर था। उस समय उसकी मान मर्यादा कुछ और ही थी। अब तो उसकी यहाँ रत्ती भर भी जी नहीं लगता था। भाभी ने तो उस दिन गेस्ट बाबू का कमरा साफ करने का भार उसी पर सौंपा था, पर उस काम में उसका मन नहीं लगा। उसने यह काम नंदू को सौंप दिया। माँ जी भी उसे पसंद नहीं करती, पर वह ठहरा नौकर आदमी, पैसे के बदले काम करता था। उसके मन की क्या कद्र। बड़ा भाई मिलने आया था, उसके साथ गांव चला जाता तो अच्छा ही होता। आदमी अगर मर जाए तो औरत तो बाप के घर ही जाकर रहती है, पर शहरों के साहबों की रीति ही अलग होती है। बिष्टू सोच रहा था और मन ही मन उसका गुस्सा भी बढ़ रहा था। बिष्टू के जाने के बाद अनुसुईया बिस्तर पर उठ बैठी और फिर उसने श्रावणी को बुलवाया और कहा, तुमने उसका साथ निभाया था या नहीं? उससे स्नेह, प्यार, सुविधा यह सब तो तुमने पाई थी ना? पति पत्नी के नियम के साथ रहे थे कि नहीं? अनुसुईया की आवाज में मानो आग थी। यह आग श्रावणी के कानों में भी अंगारे बरसा रही थी। उसकी आंखें जल उठी। गर्म आंसू से श्रावणी के दोनों गाल भीग गए। श्रावणी के चेहरे की और एक कठोर दृष्टि फेंककर अनुसुईया चीखी, आंखों से 2 बूंद आंसू तो कम से कम निकले। पत्थर की आंखों में तो आज तक आंसू भी देखने का अवसर नहीं मिला था। टप टप आंसू की बूंद जमीन पर गिर रही थी और श्रावणी सिर झुकाकर खड़ी रही। नथमु की श्रावणी की तरफ देखकर अनुसुईया फिर बोली, देख बेटी, कटु बातें कहने की साथ मुझ में भी नहीं, पर तुमने मेरा मुंह खुलवा कर ही छोड़ा। तुम हिंदू घर की लड़की हो, यही बात तुम्हें याद दिलाने के लिए बुलवाया था। आंखें चाहे श्रावणी का साथ नहीं दे पा रही हूं, पर गले की आवाज और मन को स्थिर कर वह बोली, इस बात को याद दिलाने की आवश्यकता पड़ी है? लग रहा है आपको ऐसा? लग तो रहा ही है बहू, नहीं तो फिर कंठ में थोड़ा जहर लाकर बोली, नहीं तो क्या इस मृत्युशैया पर पड़ी रहकर संसार पर नजर दौड़ाने की मुझे जरूरत पड़ती? अपने ही घर में अपने मुन्ने का अपमान हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकती। सहसा श्रावणी बोली, मैं आपको वचन देती हूँ कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति मेरे जीवन में आई तो इस घर में रहने का मैं दावा नहीं करूंगी। क्या कहा, निर्लज नीच? अनुसुईया पागल की तरह चिल्ला उठी, घर छोड़ सकती हो तो उस बदमाश को क्यों नहीं छोड़ सकती? माँ! प्रतिवाद का एक तीव्र स्वर श्रावणी के मुंह से निकला। इसके बदले की अनुसुईया कुछ बोलती, दरवाजे के पीछे एक लंबी परछाई पड़ी। नंदू बोला, माँ जी, छोटे डॉक्टर बाबू आए हैं। नंदू के ठीक पीछे छोटे डॉक्टर साहब खड़े थे, डॉक्टर का सहयोगी डॉक्टर निर्जन सोम। डॉक्टर सोम अवाक होकर श्रावणी को रोता हुआ चेहरा देख रहे थे। उसे हैरानी हो रही थी कि अनुसुईया की हालत पर इस बार इस घर में आंसू बहाने वाला कौन था। डॉक्टर मजुमदार के मुंह से अनुसुईया के रोग के इतिहास के साथ साथ इस परिवार का सारा इतिहास भी निर्जन सोम सुन चुका था। तो क्या यही लोकमोहन की विधवा पुत्रवधू थी, दुखपूर्ण घटना की नायिका? शायद अनुसुईया के पास रोकर अपना मन हल्का कर रही थी, या फिर हृदय का अंतिम आश्रय भी अनुसुईया के अभाव में टूट जाएगा, इस भय से रो रही थी। एक लम्हे में ही डॉक्टर के मन में इतनी बातें उठी थी, पर दूसरे ही क्षण उसे अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया जब अनुसुईया चिल्लाकर बोली, बाहर के आदमी के सामने तो सिर पर कपड़ा देना चाहिए, इतनी शिक्षा भी नहीं तुम्हें मिली बहू? सांस की डांट से क्या श्रावणी ने सिर पर झट आंचल खींच लिया? नहीं, सिर्फ डॉक्टर की बगल से दरवाजे से होकर बाहर चली गई। अनजाने में ही डॉक्टर ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और जाते जाते श्रावणी ने भी अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। अनुसुईया के रक्त शून्य पीले हाथ को हाथ में लेकर जब डॉक्टर सोम नाड़ी देखने लगा तो अनुसुईया बड़ी मिन्नत से बोली, मुझे थोड़ा सा जहर दे सकते हो डॉक्टर साहब? डॉक्टर मजुमदार को तो कई बार कहकर हार चुकी, तुम तो कच्ची उम्र के हो, दया ममता अभी भी दिल में होगी, तुम मेरी मनोवेदना समझ सकते हो। जिल्द पुरानी पड़ गई थी,
पहले के कुछ पन्नों के फोटो भी मलिन पड़ गए थे। दुनिया जिसे दे नहीं रख पाई थी, विज्ञान ने उसकी छाया को पकड़ रखा था। यह था विश्व मोहन के फोटो का एल्बम। विश्व मोहन जब जिंदा था, इसे उसने पुराने कागजों के ढेर के साथ डाल रखा था। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि उस धूसर धुमिल एल्बम को आज लोक मोहन की दराज में जगह मिलेगी और वे कभी एकांत कमरे में घुंघराले बाल, गोल मटोल चेहरे के एक शिशु मुख को अपलक देख रहे होंगे। विश्व मोहन को हर उम्र के कितने ही फोटो लगे थे इस एल्बम में। उपनयन और मुंडन के समय के फोटो भी उससे चिपके हुए थे। वे बहुत देर तक उस एल्बम को देखते रहे। आंखें भर रहे थे, भर आई। कुर्ते की आस्तीन से उन्होंने आंखें पोंछ डाली। क्या लोकमोहन आज विश्वमोहन के आगे माफ़ी मांग रहे थे या फिर उसे किसी चीज़ की स्वीकृति मांग रहे थे? लोकमोहन के सदा ओजस्वी चेहरे पर आज बुढ़ापे की छाप स्पष्ट थी। बार बार उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। दरवाजे के बाहर किसी चीज की आहट हुई। इतनी रात गए कौन हो सकता है? उन्होंने घड़ी की तरफ देखा। 11:15 बज रहे थे। जरा गला खंकार कर पूछा, कौन है? अनादि बोला, हम लोग हैं मामा जी। तुम लोग कौन? मैं और मिस्टर राय अभी लौट रहे हैं। लौट रहे हैं? गए कहाँ थे? अनादि थोड़ा शर्मा कर बोला, सिनेमा चला गया था। आखिरी शो में? जी। मिस्टर राय ने एक रात को प्रस्ताव रखा कि मेट्रो में एक अच्छी फिल्म चल रही है। ठीक है, जाओ। अनादि चला गया। उसका कार्य सिद्ध हो चुका था। जूता घिसने का उद्देश्य सफल हो गया था। केवल अनादि ही नहीं, भले मानस मिस्टर रॉय भी लोकमोहन के साथ थोड़ा मजाक कर सकते थे। लोकमोहन को यह जानना चाहिए। अनुसुईया हर समय अपने को अभागिन कहकर कोसती रहती थी। क्या सच में वह कोई गलती कर रही थी? अभागिन अगर ना होती तो क्या इतने गहरे दुख में भी किसी की सहानुभूति नहीं मिलती? ना घर में, ना ही बाहर। उसकी कहीं कोई नहीं सुनता था। नहीं तो यह नया डॉक्टर उसके दुख को समझने की चेष्टा नहीं करता। उसे छोड़कर वह तो उल्टे अनुसुईया की विधवा बहू के लिए सोचने विचारने बैठ गया। और सच में निर्जन सोम सोच रहा था, क्या नाम हो सकता है उसका? पूर्णिमा की ज्योत्सना की भांति उज्जवल और स्निग्ध उस लड़की का नाम क्या होना उचित रहेगा? और उसे किस बात का कष्ट था, क्या परेशानी थी? देखकर तो ऐसा लगता था कि जहाँ जाने पर उसके मन का दुख थोड़ा कम हो जाए, ऐसा भी कोई आश्रय नहीं था उसके पास। लेकिन क्यों? अनुसुईया को देखने के लिए उस घर में तो उसे रोज ही एक बार आना पड़ेगा। क्या फिर उससे कभी भेंट होगी? में पड़ा चंद्रपीड़ भी श्रावणी के बारे में ही सोच रहा था। किसी आवेग के कारण ही श्रद्धा मिश्रित प्यार से वह सोच रहा था कि कब कब रात बीतेगी और वह रात आज के अभियान के बाद दीदी से कह सकेगा। कैसे चुप चुप वह और अनादि सिनेमा देखने निकल पड़े थे और लौटते समय अनादि की गलती से पकड़े गए थे। जब तक वह दीदी से यह सब बड़ा चढ़ाकर कहना दे, चंद्रपीड़ को नींद नहीं आएगी। इस परिवार में आने से पहले लोकमोहन के मुंह से वयस्का अविवाहित लड़की की बात सुनकर मन में जो कौतूहल का भाव जगा था, वह अनादि से घर का सच्चा इतिहास सुनकर मिट गया था। चंद्रपीड़ का स्वभाव ही ऐसा मीठा और सरल था कि दूसरे आदमी पर उसे बरबस प्यार और श्रद्धा हो जाती। अनादि को भी वह बहुत मानता था और बिष्टू या नंदू के प्रति भी स्नेह भाव रखता था। लोकमोहन ने से उसे डर लगता था, पर इसके बावजूद वह उन्हें बहुत मानता। जीवन की इतनी बड़ी क्षति का बोझ जो नीरव होकर ढो रहे हैं, उन्हें श्रद्धा किए बिना कैसे रहा जा सकता है? तो फिर इस घर के सभी व्यक्तियों को तो चंद्रपीड़ प्यार और श्रद्धा करता था, तो फिर श्रावणी को भी मन में वह कैसे नहीं जगा देता? इस प्रकार दोनों के बीच एक मधुर और निष्पाप स्नेह का बंधन मजबूत होता जा रहा था। श्रावणी सुंदर थी, उसमें यौवन की गरिमा थी। चंद्रपीड़ हट्टा कट्टा पूर्ण युवक। और फिर चंद्रपीड़ का स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि जैसे ही उसने सुना कि श्रावणी विधवा है और वह लोकमोहन की पुत्रवधू है, उसी पल से उसने श्रावणी को अपने मन में श्रद्धा के ऊंचे आसन पर बैठा दिया। और श्रावणी भी चंद्रपीड़ को अपने से छोटे के अलावा और कुछ नहीं सोचती थी। इसलिए जिस दिन चंद्रपीड़ ने सहसा उसे दीदी कहकर पुकारा, श्रावणी शांत सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ बोली, चलो अच्छा हुआ भाई, मैं भी तुम्हें नाम लेकर पुकारा करूंगी। आप और जी कहने में जरा अच्छा नहीं लगता। यह बात लोकमोहन नहीं जानते थे। और चूंकि चंद्रपीड़ भी मुश्किल से ही कभी लोकमोहन के सामने आता था और हमेशा उनसे नजर बचाकर भागता फिरता था, इसलिए उन्हें पता भी नहीं चला कि कौन किसको क्या कहकर पुकारता है। इसलिए श्रावणी के मुंह से चंद्रपीड़ का नाम सुनकर उनके मन को थोड़ा धक्का पहुंचा था। श्रावणी के मुंह से चंद्रपीड़ का नाम सुनकर उनके मन में थोड़ा धक्का पहुंचता। ऐसा क्यों होता था, यह तो लोकमोहन स्वयं भी नहीं बता सकते। शायद उन्होंने जैसा सोच रखा था ठीक उस रूप में सब कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था, या फिर स्नेह
ममता, सहृदयता और प्रगतिशील हृदय के साहसी संकल्प के बीच भी मन का चिराचरित संस्कार उन्हें पीड़ित कर रहा था। यह संस्कार वही था जो विधवा नारी को दूसरे पुरुष पर आसक्त देखने पर आहत उठता था। पारिवारिक मर्यादा की हानि हो रही है सोचकर ऐसा कठोर रूप धारण कर लेता है जो संस्कार, वृद्धि और युक्ति को अस्वीकार कर विरोध कर उठता है। यह क्यों? कदापि नहीं। इसलिए लोकमोहन धीरे धीरे चंद्रपीड़ के प्रति कठोर होते गए। चंद्रपीड़ सरल चित्त का भोला भाला इन गूढ़ बातों को बिना सोचे समझे और भी उनकी नजर बचाकर चलता और कहता, बाबा उनको देखने से तो मुझे डर लगता है, जैसे कि मैं कोई मुजरिम हूँ। उस दिन सुबह चाय की मेज पर बड़े हल्के स्वरों में बातचीत हो रही थी। आज भी धूप की किरणें रंगीन शीशों से होकर श्रावणी की सफेद साड़ी को धूप छाकर रंग दे रही थी। चंद्रपीड़ का सुकुमार चेहरा उन किरणों में और भी भोला दिख रहा था। अनादि टेबल की कोने की कुर्सी पर बैठा था, जहां रोशनी की अपेक्षा चाह ही अधिक थी। वहीं बैठा बैठा वह श्रावणी को ऐसी दृष्टि से घूर रहा था जिसमें कोई सरलता नहीं थी। लोकमोहन अभी तक चाय की मेज पर नहीं आए थे। आज सुबह उन्होंने अपने कमरे में ही चाय मंगवाकर पी ली थी। श्रावणी घबराकर उनसे पूछने कमरे में आई। लोकमोहन ने झट उस धूमिल एल्बम को ताजे अखबार से ढक दिया और बोले, तबीयत तो ठीक ही है बहू, केवल मन नहीं हो रहा था। राय को किसी चीज की असुविधा ना हो, जाओ देखो। श्रावणी चेहरे पर प्रसन्नता का भाव लाकर बोली, बड़ा अजीब लड़का है, उसे तो कभी किसी की दिक्कत ही नहीं होती है किसी बात की। बाबूजी, ऐसा कहने से तो नहीं चलेगा। वह चाहे कुछ भी ना मांगे पर महीने भर का खर्च तो वह पूरा देता है, तो उसकी जरूरत की तो सारी पूरी करनी पड़ेगी ना। लोकमोहन क्या जानबूझकर श्रावणी को याद दिलाना चाहते थे कि चंद्रपीड़ उस घर का कोई नहीं और उसके साथ केवल लेन देन का ही रिश्ता है? श्रावणी स्तब्ध रह गई, चुपचाप कमरे से बाहर निकल आई। श्रावणी के जाने के बाद लोकमोहन ने एल्बम को दराज में रखकर उसमें ताला लगा दिया। क्या पता सारी रात जगकर वे शायद इसी एल्बम के पन्ने ही उलटते रहे हों। श्रावणी मौन और उदास चाय की मेज पर आकर बैठी। अनादि और चंद्रपीड़ पहले से ही बैठे थे। श्रावणी को देखते ही चंद्रपीड़ हंसकर बोला, दीदी सुना है आज हम लोगों के लिए स्वराज का दिन है। स्वराज? स्वराज? अवाक आंखों से श्रावणी ने उसकी ओर देखा। सुनने में आया है कि जज साहब आज इजलास पर नहीं आएंगे। बड़े फक्कड़ों मजाक सूझ रहा है। तुम चाहे कुछ भी कह लो दीदी, उन्हें देखने पर तो मुझे बड़ा डर लगता है। अनादि बोला, पर मामा जी तो आप पर काफी मेहरबान है ना, देखिए ना कल रात की बात तो रहने दीजिए अनादि बाबू, कहकर चंद्रपीड़ ठाका मारकर हंस पड़ा। कल आपने ऐसी बेवकूफ़ी की। जानती हैं दीदी, कल रात को मैंने अनादि बाबू को सुझाया कि मेट्रो में एक दिन के लिए एक अच्छी फिल्म लग गई, सो चला जाए। अनादि बाबू घबरा गए, बोले लाश शो? बाप रे, मामा जी के कमरे में आगे से ही लौटना पड़ेगा। मैंने उन्हें हिम्मत बंधाई, कहा जज की आंखों के सामने रहकर ही अगर चोरी नहीं कर सके तो फिर वाहवाही किस बात की। पर जब लौटे तो देखा उनके कमरे की बत्ती जल रही है। मैं तो खुद डर के मारे ठंडा पड़ गया। बड़े बहादुर हो, दाद देती हूँ। वाह, थोड़ा भी डर नहीं लगेगा दीदी। खैर मैं तो चुपचाप बरामदा पास कर गया। अनादि बाबू का ठीक उन्हीं के दरवाजे के सामने जूता फिसल गया। बस फिर क्या था, अंदर से गरजने की आवाज आई, कौन है वहां? आवाज सुनते ही मैं तो सीधा अपने बिस्तर पर जाकर धम से पड़ गया और सपने में अनादि बाबू की दुरावस्था की कल्पना करने लगा। जिरह के आगे बेचारे अनादि बाबू। श्रावणी कोमल थी, स्वभाव भी मृदु, पर वह क्या कभी तीखी नहीं बन सकती थी? अनादि के प्रसंग पर श्रावणी तीखेपन से ही बोली, हो सकता है चंद्रपीड़ की इस जिरह को जरूरत हो। इसका अर्थ डांट सुनना भी कोई जरूरी काम है? लोकमोहन अपने कमरे में चहलकदमी कर रहे थे। चंद्रपीड़ उनके सामने एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। चहलकदमी छोड़कर अचानक लोकमोहन बोल पड़े, तुम्हें बहुत देर से बैठा रखा है ना? छूट नहीं थी। चंद्रपीड़ को नौकर से कहकर उन्होंने अपने कमरे में बुलवाया था, पर कुछ कहे बिना ही केवल उसे बैठाकर खुद चहलकदमी करते रहे थे। अपने को समय के हाथों में छोड़कर चंद्रपीड़ भी चुपचाप बैठा रहा। सोचने लगा, यह किस बात की भूमिका बांधी जा रही है। विदा करने की सुबह तो बड़े नाराज दिख रहे थे, लगता है हम लोगों का हंसी मजाक उन्हें पसंद नहीं आया। ऐसा लगना स्वाभाविक भी था। चंद्रपीड़ एक बंगाली हिंदू परिवार का लड़का था। उसे मालूम था इस तरह की बंधन मुक्त हंसी को लोग अच्छा नहीं मानते। लेकिन चंद्रपीड़ मन ही मन सोच रहा था, यहाँ तो यह बात ही नहीं उठनी चाहिए। क्या मिस्टर गुप्ता जैसे प्रगतिशील व्यक्ति भी उसी चिर संस्कार को ही मान्यता दे बैठेंगे जो व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी गैर पुरुष को केवल घर में ही नहीं बल्कि मन में भी जगह दे बैठे थे, जिन्होंने स्वयं आग्रह दिखाकर अपनी विधवा पुत्र वधू से उसका परिचय करवाया था। आज उन्हीं में ये कैसा परिवर्तन। और फिर श्रावणी का परिचय उन्होंने अपनी विधवा पुत्र वधू के रूप में तो करवाया नहीं था। उस दिन तो असतर्कता से में उनके मुंह से बहू का संबोधन एकाएक निकल पड़ा था। खैर जो भी हो, परिचय तो उन्होंने ही करवाया था।
चंद्रपीड़ यही सोचकर परेशान हो रहा था कि लोकमोहन जैसे उदार व्यक्ति मामूली हंसी और मजाक का दृश्य भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। यह कैसी बात थी? उसे मालूम नहीं क्यों बुलाया गया था, नाराज थे, यह तो उनका गंभीर मुखड़ा ही बता रहा था। चंद्रपीड़ कभी कभी अधिक रात गए लौटता था, उसी के बारे में पूछताछ करना चाहता। यह बात दिमाग में आते ही वह गुस्से में सिर से पैर तक गर्म हो उठा। इतने में कितने भी सीधे और सरल स्वभाव का व्यक्ति हो, गुस्सा तो आ ही जाता है। पर लोकमोहन ने दूसरा ही प्रस्ताव रखा कि मैं कुंवारी कन्या की ही तरह अपनी बहू का विवाह प्रस्ताव देना चाहता हूं। आज मैं तुम्हारे सामने यह प्रस्ताव रख रहा हूं। मैं चंद्रपीड़ को लगा यह एक बहुत बड़ी पहेली थी। एक तो श्रावणी के पुनर्विवाह का समाचार ही इतना आकस्मिक था कि उसे ही सहने के लिए समय चाहिए था, फिर उस पर यह विचित्र प्रस्ताव। लेकिन चंद्रपीड़ कौन होता था कि उससे यह सब पूछा जा रहा था? चंद्रपीड़ के नम्र स्वभाव से कहा, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। समझ नहीं पा रहे हो? लोकमोहन की भौं तन गई। बोले, नहीं समझने लायक तो कोई बात नहीं। क्या तुम अपने मन को तैयार नहीं कर पाए? किस बात के लिए मिस्टर गुप्ता? विवाह के इस प्रस्ताव के साथ क्या तुम अपने को जुड़ा हुआ नहीं समझते? मुझे माफ कीजिए मिस्टर गुप्ता, सच में से मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। इस विवाह में मैं क्या कुछ मदद कर सकता हूँ? लोकमोहन ने चंद्रपीड़ की तरफ एक तीक्ष्ण दृष्टि से देखा, मानो जानना चाहते हो कि चंद्रपीड़ वाकई में अबोध है या चतुर शिरोमणि जो सारी बातें स्पष्ट रूप से उन्हीं की जबान से सुनना चाहता है। लोकमोहन बोले, विवाह के मामले में सबसे बड़ी मदद तो तुम ही कर सकते हो यंग मैन। फिर अपने स्वर को स्वाभाविक और संयत करके बोले, यह विवाह तो तुम कर सकते हो, लड़की तो बुरी नहीं है। सुनते ही चंद्रपीड़ पर तो मानो वज्र गिर गया। वह उत्तेजित होकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, बोला, यह आप क्या कह रहे हैं मिस्टर गुप्ता? आप तो बड़े खतरनाक आदमी हैं। राय, तीव्र स्वर में लोकमोहन गरज उठे, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम किसके सामने खड़े हो। भूला नहीं हो मिस्टर गुप्ता, पर हाँ अपसेट जरूर हो गया हूं। अपसेट? क्यों? यह तो स्वाभाविक है, मैं मानता हूं। हम चाहे कितने भी उदार बनने की कोशिश क्यों ना करें, अभी तक हमारे मन में विधवाओं के प्रति उपेक्षा का भाव जमा हुआ है। इसलिए संभवतः कुंवारी लड़की के बदले विधवा की बात सुनकर तुम चौंक गए हो। तुम्हारे उत्तेजित होने के कारण मैं समझ सकता हूँ। फिर आवाज में आंतरिकता लाते हुए लोकमोहन बोले, उम्मीद करता हूँ इस संकोच से तुम तुरंत जल्दी ही मुक्त हो जाओगे। चंद्रपीड़ नम्रता के साथ बोला, मैं विधवा की बात सुनकर नहीं चौंका मिस्टर गुप्ता। यह मेरे लिए कोई आकस्मिक समाचार नहीं था। जिस दिन मैं इस मकान में आया था, दूसरे दिन ही अनादि बाबू ने मुझे इस बात से अवगत करा दिया था। अनादि? लोकमोहन ने अचरज से पूछा। हाँ मिस्टर गुप्ता, किसी उद्देश्य से नहीं, बल्कि ऐसे ही दुख में बोल गए थे। आपके साथ इस तरह बातचीत करने के लिए आप मुझे माफ कीजिएगा, पर क्योंकि बातें ही इतनी स्पष्ट रूप से हो रही हैं, इसलिए साहस के साथ ही आपको बता रहा हूं कि प्यार का एक ही अर्थ नहीं होता। आपके साथ इस तरह बातचीत करने के लिए आप मुझे माफ कीजिएगा, पर मैं उन्हें अपनी बहन, अपनी बड़ी दीदी के रूप में देखता हूं। इसलिए साहस के साथ ही आपको बता रहा हूं कि प्यार का अर्थ एक ही नहीं होता। सेंटिमेंटल बॉय, लोग मैंने हंसी मुंह पर लाकर बोले, तुम्हारी लिए दुनिया को जानना भी बाकी है, पर रहने दो यह बात। लेकिन तुम यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारी वह दीदी ही तुम्हें अपने छोटे भाई के रूप में नहीं देख रही हो। मेरा विश्वास है देखती है, चंद्रपीड़ दृढ़ता के साथ बोला। तुम्हारा विश्वास गलत नहीं हो सकता, इसका क्या प्रमाण? गलत है, इसका भी तो कोई प्रमाण अब तक मिला नहीं मिस्टर गुप्ता। पर लड़कियां थोड़ी दब्बू स्वभाव की होती ही हैं, लोकमोहन बोले। हर मामले में नहीं मिस्टर गुप्ता, पर रहने भी दीजिए इन बातों को। उनके संबंध में इस तरह की आलोचना से मैं एक थकावट से अनुभव कर रहा हूँ। चंद्रपीड़, पहली बार लोकमोहन ने नाम लेकर संबोधित किया। बोले, मैं तुम्हें कहता हूँ चंद्रपीड़ की वह तुम्हें मानती है। पति की यादगार उसके लिए इतने कम दिनों की है कि इस प्यार से मैं स्वयं भी कोई दोष नहीं देखता। शी इज अ यंग गर्ल, सुंदर है, स्वस्थ है। मेरा पुत्र और उसका पति चल बसा, केवल इसीलिए उसके हृदय की भी सारी वृत्तियां सूख गई। यह कैसे संभव हो सकता है? पुरुष की आंखों में आंसू थोड़े अजीब लग सकते हैं, पर ना जाने क्यों चंद्रपीड़ की आंखों में पानी भर आया, गला रूंध गया और उसी रूंधी आवाज में वह बोला, शायद संभव नहीं, आप ठीक ही कहते हैं। शायद उनके हृदय की सारी वृत्तियां उतनी ही कोमल है, पर मुझे इस विवेचना में शामिल होने का आदेश मत दीजिए। मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है। राय, लोकमोहन चंद्रपीड़ के कंधों पर अपने हाथ रखकर बोले, तुमने पहले से ही हिंदू विधवा के पवित्र आदर्श के सेंटिमेंट से इस विषय को देखा है। तुम्हारे संकोच का कारण भी यही है। एक तरुणी लड़की, तुम उसे दीदी के रूप में देखोगे, इससे अधिक अवास्तविक कल्पना और क्या हो सकती है? वह मेरी पुत्रवधू है, मेरा वह पुत्र मर चुका है। मेरी मानसिक स्थिति खैर यह समझाने का सामर्थ्य इस समय तुम में नहीं, फिर भी मैं इसे अपना कर्तव्य मानता हूं। उसका विवाह मैं करूंगा ही। आई लाइक यू माई बॉय।
तुम्हारे जैसे शिशुवील लड़के के हाथों में उसका हाथ दे सका तो। चंद्रपीड़ पीड़ा से भरे स्वर में बोला, ग्रह मेरे लिए अत्यंत ही असंभव बात है मिस्टर गुप्ता। आपकी यह बात उनके कानों में पहुंचने पर मैं शायद उनके सामने अपना चेहरा भी न दिखा सकूं। आप मुझे सोचने का समय दीजिए। मैं यद्यपि कोई नया उत्तर दे पाऊंगा यह आशा मैं नहीं करता। दे सकोगे चंद्रपीड़, मैं कहता हूँ तुम इसका जवाब दे सकोगे। कहते कहते लोकमोहन फिर चहलकदमी करने लगे। फिर बोले, ठीक है, मन पक्का करने के लिए 2 दिन का समय और ले लो। भावनाओं से परे खुले मन से सोच कर देखना। अच्छा, गुड नाइट। आशा करता हूँ सुगध नींद में बाधा नहीं